Yes. ओके सर, ओके। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन ना। अच्छा, देखो सर, हम लोग ना लॉ पढ़ रहे हैं ना, बिजनेस लॉ। अच्छा, बिजनेस लॉ में हम लोग बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना सर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट कुछ क्लासेस से। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मेनली हम लोग ना थोड़ा सा अभी मूव ऑन करेंगे, लाइक अनपेड सेलर एज वेल एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं लास्ट क्लास जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से लास्ट क्लास डिस्कशन कंप्लीट हुआ था और आज कहाँ स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मेन मेन इंपॉर्टेंट बात बता दिया सर। इंपॉर्टेंट जो भी डिस्कशन था मेन मेन हो गया है, और भी कुछ मेन बात बाकी है, थोड़ा कर लेते हैं, बात अच्छा रहेगा। अच्छा, स्क्रीन एक बार मुझे बताओ सर, सबको दिख रहा है कि नहीं? यस ना? स्क्रीन शेयर है सर? प्लीज टेल मी। Yes. अच्छा देखो, मेनली दो टॉपिक हैं आज डिस्कस करने के लिए। एक सर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अनपेड सेलर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ अनपेड सेलर का सिंपल मतलब होता है कि जिस सेलर का पेमेंट बायर ने बाकी रखा है उसे अनपेड सेलर कहते हैं। इसके बारे में एक स्पेसिफिक डिस्कशन भी करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर किसी सेलर का पैसा बाकी रह जाता है, इट्स ऑब्वियसली थोड़ा चिंताजनक है ना सर। अगर किसी का पैसा बाकी है बिजनेस में, तो वो बंदा चिंता करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली चिंता करेगा। जो बंदा बिजनेस करता है ना, उसको पता होता है कि भाई पैसा अगर बाकी रख दिया तो कितना टेंशन होता है। सीरियसली सर, जेन्युइन बिजनेसमैन को चिंता बिल्कुल होता है। और बिजनेस का दूसरा नाम कंसर्न भी है। कंसर्न का नॉर्मल इंग्लिश का मतलब क्या है? कंसर्न माने जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आर यू कंसर्न, तो उसका मतलब क्या है? मतलब क्या तुम बहुत चिंतित हो? इवन अगर आप लोग बिजनेस का जो डेफिनेशन लॉ में दिया गया है, चाहे आप कहीं पर भी देख लो, लाइक आप इनकम टैक्स में नॉर्मली जो लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं वहां पर बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ाया जाता है सर। जानते हैं जो लोग इनकम टैक्स या जीएसटी लॉ पढ़ते हैं, वहां पर भी बिजनेस के बारे में डेफिनेशन समझाया जाता है। तो वहां पर बिजनेस का ना, ऐसे बिजनेस को एडवेंचर भी कहा गया है, बिजनेस को कंसर्न भी कहा गया है, और ऐसे हर बिजनेस को कंसर्न भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है इंग्लिश वोकाबुलरी में बिजनेस का दूसरा नाम कंसर्न शायद इसीलिए दिया हो। मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों बिजनेस को कंसर्न बोला है, क्योंकि ये उनका लैंग्वेज है। मुझे कैसे पता लगेगा सर? क्योंकि उसके पीछे का साइंस उन्हीं को पता होगा। हम लोग क्या है ना, थोड़ा आदत डाल लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी हो, बस इतना समझ में आ रहा है कि कंसर्न मतलब तो उधर चिंता भी होता है, और इधर बिजनेस में भी कंसर्न वर्ड यूज किया जाता है। तो जो भी हो, तो एक बिजनेसमैन जब भी सेल करता है अपना प्रोडक्ट, डिलीवरी करने के बाद उसको चिंता है कि भाई मेरा पैसा मेरे को कब मिलेगा। सो वेरी सिंपल चीज। ठीक है, लेकिन उसके बारे में एक स्पेसिफिक टॉपिक आई विल डिस्कस। लेकिन बिफोर दैट एक बार देख लेते हैं साहब कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पासिंग ऑफ रिस्क। इसमें आई थिंक पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में चर्चा हुआ था। पासिंग ऑफ रिस्क के बारे में भी चर्चा हुआ था, मुझे जितना याद आ रहा है। फिर भी एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करोगे सर, ठीक है, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से बेसिकली बात बात करना चाहिए। अच्छा, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी हुआ था ना, सेक्शन 26। हाँ सर, एक बार मुझे याद दिलाओगे सर? हो गया था ना, सेक्शन 26 का डिस्कशन कर लिया था। सर ऐसा चुप ना रहो सर, थोड़ा तो बोला करो। ये हाँ ना, रिवाइज नहीं करते होंगे सब, बदमाश लोग हैं, इसलिए भूल जाता है। हाँ सर। है मुझे सर। जितना, हाँ सर, थैंक यू सर। चलो,
बदमाश बोला तो कोई तो आवाज किया सर, चलो आप लोग को ऐसे डांटने से आप लोग आवाज करोगे, अच्छा है। मैंने बचपन में ना हम लोग का बचपन वाला जो ट्यूशन टीचर होते थे ना सर, पता नहीं आजकल तो कोई मारता नहीं है डर के मारे, पता नहीं। हम लोग के टीचर तो इतना मारता था, कभी कभी हम लोग ना, स्पेशली ठंड के टाइम पे, अभी ठंड का टाइम चल रहा है ना, जीन्स पहनते थे और जीन्स के अंदर ना वो पीच बोर्ड टाइप का होता है ना, पेटी होता है ना, जिसमें पेटी को क्या करते थे, थाई के अंदर ना बांध के फिर उसके ऊपर जीन्स पहनते थे, क्योंकि टीचर इतना थाई पे मारता था, लाल कर देता था। और उसको रगड़ते रगड़ते 3 दिन बीत जाता था और वो रगड़ते रगड़ते और लाल हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, उस पे पैड बांध लेते थे, पैड इन द सेंस क्रिकेट पैड नहीं, वही जो पेटी होता है ना कार्डबोर्ड टाइप का, उसको अंदर से पूरा एकदम रोल करके फिर उसके ऊपर जीन्स। अब कितना मारना है मारो, एक बार पकड़ा गया सर, ठीक है फिर और उसका मार तो और डबल पड़ा। जो भी हो, आप लोगों को भी ऐसा मार चाहिए क्या? सर ऐसा तो नहीं हो सकता, आप लोग बड़े हो गए सर। अच्छा सर, सेक्शन 26 तो बात नहीं करेंगे। और सेक्शन 27 ये क्या है? सेल बाय ए मार्केंटाइल एजेंट, अच्छा एजेंट सेल करे तो क्या होता है? सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेस्टेड इन, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, ये एस्टोपल बताया था ना, पैसा देने से पहले। सेल बाय मार्केंटाइल एजेंट, हाँ ये यही यही वाला बात करेंगे सर बेसिकली। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, सही बोल रहा हूँ ना सर? सेक्शन 27 से ही चर्चा करना है ना? तुषार, अ, सोमनाथ बोलो सर, क्रेश, एनीवन जिन लोगों का सामने एग्जाम है वो लोग तो ऑब्वियसली पढ़ रहा होगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर। अच्छा देखो, सेल बाय पर्सन नॉट दी ओनर, माने ये क्या होता है? सिंपल बात है ना, लैंग्वेज से ही पता लग रहा है कि भाई वो बंदा अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अपना जो उसका है नहीं, मतलब जिसका हम ओनर नहीं है। मैं किसी प्रोडक्ट का ओनर नहीं हूँ सर, और फिर भी मैं उसको सेल करने का पावर रखता हूँ, इसका मतलब समझते हो? मतलब मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ से आया? मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ से आया सर? पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ से आएगा? बेसिकली ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी का बात मैं कर रहा हूँ, ये एजेंट को दिया जाता है। एक प्रिंसिपल जब अपने एजेंट को बोलता है तब उसको पावर आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो प्रोडक्ट का ओनर नहीं है वो भी सेल कर सकता है, सिंपल सी बात है। ऐसा और भी चीज जैसे ऑक्शनियर में होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे सिनारियो में बात करेंगे सर, जो सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 30 का एरिया मेनली कवर कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। जैसे सेल बाई person not the owner, section 27, subject to the provision of this act and any other law for the time being in force, where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner. The buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell. Provided where a mercantile agent is, with the consent of the owner, in possession of the goods or of a document of title of the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if were expressly authorized by the owner. सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं सर, अभी दिमाग के ऊपर से नहीं, दिमाग के अंदर से जाएगा। देखो क्या है ना, बीच बीच में थोड़ा लॉ पढ़ के सुनाता हूँ इसलिए, रीड करके, ताकि आप लोग ना पढ़ने का आदत डालो। सबसे बड़ा जो आप लोग का आदत खराब मैं देख रहा हूँ आजकल, आप लोग पढ़ने का आदत नहीं करते। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा पेन इतना हल्का क्यों दिख रहा है सर? पेन इतना हल्का तो होता नहीं है, तो पतला सा दिख रहा है, क्यों ऐसा क्यों? देखते हैं, अब थोड़ा ठीक है। So in general, the seller can sell only such goods of which he is the absolute owner. Normally क्या होता है सर, हम उसी गुड प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं ना जिस प्रोडक्ट का हम ओनर है। एक सेलर का तभी पावर आता है भाई, मैं जिस चीज का ओनर बनूंगा उसी को ना मैं सेल कर पाऊंगा। ये तो नॉर्मल बात है, बच्चा को भी पता होगा सर। सर बच्चे को कैसे पता होगा?
अरे समझा करो, बच्चे को पता होगा इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. बट समटाइम्स अ पर्सन मे सेल गुड्स ऑफ व्हिच ही इज नॉट द ओनर. Then the question arises as to what is the position of the buyer who has bought the goods by paying price. The general rule regarding the transfer of title is that a seller cannot transfer to the buyer of goods a better title than he himself has. If the seller is not the owner of the goods, then the buyer also will not become the owner. जिस चीज का मालिक मैं नहीं और वो चीज अगर मैं किसी को बेचूंगा तो बायर भी उसका मालिक नहीं बन पाएगा. So that is the title of the buyer shall be the same as that of the seller. यानी उस प्रोडक्ट के पीछे एक बायर का भी जो ओनरशिप आ रहा है, सेलर का भी वही ओनरशिप है. सो दिस रूल इज एक्सप्रेस इन द लैटिन मैक्सिम. मैक्सिम क्या होता है कि किसी लॉ में जो जनरल क्लॉजेस में सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में ये सब चीज थोड़ा सिखाया जाता है. तो बेसिकली इतना समझो कि लैटिन मैक्सिम में मैंने बेसिकली लैटिन का जो लीगल कॉन्सेप्ट जो लिखा गया है किसी चीज को बताने का, उसमें क्या बताता है, लैटिन फ्रेज भी बोल सकते हो आप. नेमो याद रखना सर, नेमो दैट क्वो नॉन हैबिट. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा जैसे डी साइलेंट होगा, टी साइलेंट होगा, इस तरह का नेमो दैट क्वो. ठीक है, ऐसे बोलते हैं. मैं थोड़ा लैटिन थोड़ी है पढ़ के आया सर, इंग्लिश ही मुश्किल हो जाता है तो फिर लैटिन तो बहुत दूर की चीज है. लेकिन इतना समझो, मतलब आप लोगों के मन में यही चल रहा है ना सर. लेकिन मैं आपको इसका कारण बताया था कि क्यों इंग्लिश के अंदर लैटिन का इतना यूज है. ठीक है, अब जो है वो है. अब ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना तो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर पा रहे, हम आपको क्या चीज है. अभी अगर बीजेपी गवर्नमेंट है ना सर, उसको बोलो सारा चीज हिंदी में कर देंगे, वो अब भी चिल्लाना चालू कर देगा सब हिंदी करो. फिर साउथ इंडिया वाले सबसे पहले खड़ा हो जाएगा, वो लोग बोलेगा नहीं तमिल इंग्लिश सेम है. ठीक है. तो इंडिया है बहुत मुश्किल है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता. अगर किसी के मन में चल रहा है नहीं चलो सब देसी भाषा में होता है. सो नेमो दैट को नॉन हैव ए व्हिच मींस दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नो नॉट गॉट. नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट. आप वो चीज किसी को दे नहीं सकते जो आपका नहीं है. कितना से, मतलब देखो अपनी भाषा में बात कितना आसान लगता है ना. वही लॉ जब दूसरों की भाषा में जानने का कोशिश करते हो, जैसे देखो घुमा के नाक दिखाने जैसे सीधा सीधा बोल देते. जो भी हो, अभी घुमा हुआ ही आप लोगों के लिए जिंदगी है. तो नो वन कैन गिव दैट व्हाट ही हैज नॉट गॉट. जो आपने नहीं पाया वो आप किसी और को कैसे दे सकते हो. इफ ए सेल सम स्टोलन गुड्स टू बी, जैसे सिंपल बात है, आपने चोरी का सामान किसी और को बेच रहे हो. जैसे कोलकाता में एक मार्केट है उसका नाम है चोर बाजार. आई थिंक दिल्ली में भी एक है. आई थिंक हर बड़े शहर में होगा सर चोर बाजार. गाना भी है हिंदी में, चोर बाजारी बोल के गाना नहीं है. मैं पूरा गाना का लाइन भूल गया. चोर बाजारी ऐसे करके मतलब उसका स्टार्टिंग जो टोन है ना कुछ इस तरह का है, चोर बाजारी ऐसे करके. अब आगे का लाइन भूल गया सर. जो भी, तो चोर बाजार में जो चीजें बनता है वो चोरी का है, तभी नाम पड़ा चोर बाजार. जैसे कोलकाता में खिदिरपुर डॉक के साइड में चोर बाजार है सर, वो थोड़ा सा उसको फैंसी मार्केट भी बोलते हैं. मैं सुना हूँ, कभी गया नहीं. बोलते हैं कि जो कोलकाता डॉक में, मैंने डॉक में मैंने इन द सेंस जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डॉक होता है ना सर, तो कोलकाता डॉक में जो चीजें थोड़ा सा साइड हो जाता है, वहां पर जो लोग काम करते हैं वो उसको अलग से डुप्लीकेट ब्रांडेड चीजों को ऐसे मार्केट में अलग से बेचते हैं. तो ऐसा करते करते एक प्रैक्टिस हो गया वहां का, और उसके बेसिस में एक चोर बाजारी बन गया. बेसिकली उसको फिंसी मार्केट बोलते हैं. मैंने सुना है अगर, एक बार दोस्त लोगों के साथ गया था, थोड़ा सामने से देख के आया, अंदर उतना ज्यादा अंदर नहीं है, ऐसा मार्केट बड़ा ही है. जो भी हो, अब he sells some stolen goods to B who buys them in a good faith, and B will get no title to that, and the true owner has a right to get back his goods from B. सिंपल बात, चोरी का चीज आपका नहीं है, आपने चोरी करके लिया. तो जिस जो चीज आपका नहीं है आप किसी और को बेचने जा रहे हो, आपका खुद का उस पर ओनरशिप नहीं है, तो आप किसी और को कैसे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट. द हायरर ऑफ व्हीकल अंडर ए हायर परचेस एग्रीमेंट सेल्स देम टू क्यू. माने बेसिकली आपने कोई गाड़ी हायर परचेस में लिया. सर हायर परचेस माने जैसे हम लोग नॉर्मली जब गाड़ी परचेस करते हैं ना, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में शायद समझा रहा था ना था, मुझे याद जितना आ रहा है मैं समझा बता. जैसे मानो हम लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो गाड़ी नॉर्मली हम लोग लोन पे अगर लेते हैं ना, बेसिकली ईएमआई पे,
सिंपल। आजकल लोन बोलो समझ में नहीं आता, ईएमआई बोलो समझ में आ जाएगा। तो ईएमआई पे गाड़ी खरीद रहे हैं और वो गाड़ी को आप एवरी मंथ उसका इंस्टॉलमेंट भरते हो, उसको हायर परचेज बोलते हैं। और ये गाड़ी आपका तब तक नहीं होता है जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पी एक गाड़ी को बेसिकली इंस्टॉलमेंट में परचेज किया अपने सैलरी से। मानो कि 50,000 का सैलरी में जॉब लगा है, जॉब लगते ही एक 15,000 का ईएमआई अपने पीछे जोड़ दिया। आजकल एक हैबिट हो गया है, जॉब लगा कि नहीं पहले एक रॉयल एनफील्ड उतारो या फिर एक थॉर, थॉर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, थार थार करते रहते हो, जो भी हो। एक थार कार, महिंद्रा का, या फिर जिसका जो भी शौक है अपनी गाड़ी घर के सामने लगाना है, स्वैग आ जाएगा। तो जो भी हो, अगर 50,000 की जॉब में थर लगाओगे तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, रॉयल एनफील्ड इट्स ओके। तो 15,000 ईएमआई भरते रहते हो। आप सोच रहे हो गाड़ी मेरा है, नहीं है आपका गाड़ी। समझ रहे हो सर, गाड़ी आपका नहीं है। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता तब तक गाड़ी आपका नहीं हो सकता। तो P, the hirer of vehicle under a hire purchase agreement, sells them to Q. Q, दो वो बोनाफाइड परचेजर, बोनाफाइड माने एकदम ओके ओके, सब कुछ ठीक ठाक है, क्यों एकदम सही दिमाग लगा के एकदम खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं। डज नॉट एक्वायर द ओनरशिप इन द व्हीकल एट द मोस्ट ही एक्वायर्स द सेम राइट एज दैट ऑफ द हायर। माने बेसिकली थोड़ा सिंपल बताते हैं सर इसको। मानो पी ने एक गाड़ी को ईएमआई में खरीदा, फिर वो क्यू को उसको बेच रहा है। पी क्यू को बेच सकता है। अच्छा कंपनी, मानो आपने टाटा का एक गाड़ी खरीदा से फॉर एग्जांपल, तो टाटा मोटर्स का जो डीलर है, ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स का एक डीलर हमारे वेस्ट बंगाल में बड़ा फेमस डीलर है, उसका नाम है भंडारी, ठीक है, भंडारी सर। लिखने के टाइम पे ना थोड़ा मेरे स्पेलिंग के जैसे होता है, भादुड़ी जैसे हो जाता है, बट नॉट भादुड़ी। भादुड़ी इज अ बंगाली टाइटल, बट भंडारी इज अ नॉन बंगाली टाइटल। मैं जितना, मेरा जितना नॉलेज है, मैं जितना देखा हूँ, जो भी बहुत लोग मेरे को भी ना, जब स्कूल में कॉलेज में ये में सीए के भी, तो वहां पर ना बता भंडारी भंडारी करता रहता था मेरे को। चलो वो अलग बात है। तो भंडारी ऑटोमोबाइल बोल के ना एक ऑटोमोबाइल है, ये डीलर है। तो मानो भंडारी ऑटोमोबाइल में आप गए, कोलकाता में भी है और हाईवे में भी मैं बहुत देखता हूँ। इवन मेरे घर में पापा बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, तो ट्रक वगैरह भी टाटा टाटा का ही ज्यादा चलता है इधर, तो वही भंडारी से ही लिया जाता है। द क्वेश्चन इज दैट, तो टाटा मोटर्स का कार डीलर के थ्रू से भंडारी ऑटोमोबाइल बेच रहा है। पी भंडारी ऑटोमोबाइल में पहुंचा, गाड़ी को वहां से ईएमआई में खरीदा और कुछ दिन बाद क्यू को सेल कर दिया। क्यू सोच रहे हैं, पी इतना दिन सोच रहा था मैं ओनर हूं, सोच रहा था, एक्चुअल में नहीं है, वो हायर परचेजर है। गाड़ी का लोन चल रहा है अभी भी, मानो कम से कम 5 साल का लोन है। तो अगर 5 इयर्स का लोन है ना सर, तो ये गाड़ी 60 ईएमआई भरेगा तो जाके गाड़ी पी का होगा। भंडारी ऑटोमोबाइल को पी अगर 60 ईएमआई भरेगा तो जाके गाड़ी पी के नाम पे ओरिजिनली टाइटल ट्रांसफर होगा। टाइटल मैंने ओनरशिप। 60 ईएमआई में से मानो हार्डली 10 ईएमआई ही पी ने अपने तरफ से रिपे किया है, अभी भी 50 ईएमआई बाकी है। तो अगर पी क्यू को गाड़ी बेचता है ना, तो क्यू भी ओनर नहीं है, जैसे पी भी नॉन ओनर है यहाँ पर, क्यू इज ऑल्सो नॉन ओनर है। बस लोन ट्रांसफर हो जाएगा पी से क्यू के नाम पे, यानी पी का जो पोजीशन था क्यू का भी सेम पोजीशन आ जाएगा। ओनरशिप तो बिल्कुल नहीं होगा, ओनर अभी भी भंडारी ऑटोमोबाइल है। अगर क्यू फेलियर करता है ना लोन पे करने में, क्योंकि हायर परचेस का जो एग्रीमेंट बना है उसमें सिर्फ नाम बदल गया है, पी के जगह क्यू आ गया है, ऑब्वियसली फ्रेश एग्रीमेंट बनेगा, फ्रेश एग्रीमेंट बनेगा बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफर हो जा रहा है लोन। तो क्यू अगर ईएमआई फेल करेगा ना, तो पूरा का पूरा भंडारी ऑटोमोबाइल जो है, जो टाटा का डीलर है, उसके पास पूरा राइट है कि वो जाके गाड़ी को वापस ले सकता है। लोन डिपार्टमेंट में काफी लोग काम करते हैं सर। तो लोन डिपार्टमेंट में मानो बैंक का लोन फेल होता है तो बैंक में लोन डिपार्टमेंट में काफी लोग हैं, तो भंडारी बोलेगा भाई मेरा ईएमआई नहीं मिल रहा है। तो भंडारी जब
क्यू को बोलेगा कि भाई नोटिस भेजेगा, तुम ईएमआई नहीं दे रहे हो, फिर बैंक को बोलेगा, बैंक को भी पता है क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट मार खा जाएगा। तो सिंपल बात है, तो गाड़ी जाके बैंक का लोन डिपार्टमेंट, अगर गाड़ी पूरा लोन का है तो भंडारी को तो पैसा मिल गया है ऐसे, लेकिन बैंक का फेलियरिटी है, तो बैंक जाके पूरा गाड़ी को रास्ते से उठा के लेके आ जाएगा। कभी कभी देखना रास्ते में आप जाओगे ना, रास्ते में जाओगे इन द सेंस, थोड़ा सा आँख कान खुला रखना, रोड साइड में काफी पुलिस पुलिस थाना वगैरह होता है, उसमें देखना काफी सारा नया गाड़ी को थाने के अंदर पड़ा रहता है। आपको लगेगा कि गाड़ी को क्यों पकड़ा है, बहुत सारा रीजन हो सकता है, दो नंबर ही माल ट्रांसफर कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है, बट ज्यादातर केस में ईएमआई फेलियर है। पुलिस जाके भी उस गाड़ी को उठा के लेके आते हैं बैंक लोगों के साथ, फिर कुछ दिन बाद बातचीत करके फिर उसका फैसला होता है कि आगे क्या होगा। तो वेरियस काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना सर सबको? तो बेसिकली जब हम लोग गाड़ी वगैरह ईएमआई में खरीदते हैं तो गाड़ी हमारा नहीं, वो बेसिकली बैंक का हाइपोथिकेशन में है। यही बात यहाँ पर भी कर रहा है, ये बात हम लोग पहले भी बातचीत किए थे, फिर से वही बात की है सर, बस एक बात यहाँ पर स्पेशल बात की है आज, नेमो दैट पुअर नॉन हैबिट, नेमो दैट पुअर नॉन हैबिट, ठीक है। नेमो माने बेसिकली मेरा जो नहीं है, ठीक है। वो किसी और को मैं दे नहीं सकता, ठीक है, वो किसी का हो नहीं सकता, ठीक है। अगर थोड़ा सा रीड करो ना, आपको हमारे लैंग्वेज के साथ भी मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो छोड़ो। अच्छा, और क्या है सर, बस इतना है। अच्छा, इफ दिस रूल इज एनफोर्स रिजिडली देन द इनोसेंट बायर्स मे बी पुट टू लॉस इन मेनी केसेस। हमारे देश में इनोसेंट लोगों का तो अभाव नहीं है। इनोसेंट माने बोका, माने वैसे साहब मेरे को पता ही नहीं था, हमको मालूम ही नहीं था, ये मालूम नहीं होने वाला लोगों का संख्या कम नहीं है। कभी कभी हम भी बन जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, मैं अपने आप को बहुत हुनूर नहीं समझना चाहता, बट इनोसेंट बहुत केस में हो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या हो रहा है, हो गया। तो इसीलिए if this rule is enforced rigidly then the innocent buyers may be put to loss in many cases. Therefore, to protect the interest of innocent buyers, number of expectations have been provided to this, sorry, exception have been provided to this, समझ रहे हैं? इनोसेंट बायर फंस सकता है, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस भी इसके अंदर दिया गया है। जैसे देखो, इन द फॉलोइंग केसेस ए नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर ऑफ गुड्स। देयर आर सर्टेन सिनेरियो जहां जहां ये एक्सेप्शन फॉलो होता है, जैसे सेल बाय ए मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन 27 के प्रोविजन में बोला है, मैं समझाता हूँ। सेल मेड बाय मर्केंटाइल, अच्छा मर्केंटाइल वर्ड का मतलब क्या है सर? बिजनेस का ही लातिन नाम है मर्केंटाइल। वैसे कभी कभी देखना लॉ को ऐसे बोलते हैं बिजनेस लॉ, इसी का एक ऑल्टरनेटिव मार्केंटाइल लॉ, ठीक है। मार्चेंट उसी से आया है, मार्केंट मार्चेंट सेम प्रोनाउंस है बराबर, भाई वही लातिन इंग्लिश सब मिलजुल के एक बना दिया था। सो मार्केंटाइल एजेंट माने बेसिकली एजेंट, किसी और का चीज मैं एजेंसी लिया और उसको बेच रहा हूँ, जैसे एलआईसी अपना प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू से बेचता है। गैस का एजेंसी, एलपीजी गैस घर घर में जाते हैं, कभी देखो इंडियन ऑयल डायरेक्टली आके आपके घर में गैस बेच रहा है क्या? या फिर कभी ऐसा सुने हो क्या कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अगर घर पे आप सिलेंडर यूज करते हो तो क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी आपके घर पे डिलीवरी करता है? हाँ सर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, घर घर में सबको पता है, एचपी हो, इंडियन ऑयल हो, इंडेन हो, और क्या है, इंडियन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और किसका एलपीजी होता है? इंडियन सबसे ज्यादा दिखता है मुझे, एचपी भी बहुत है, और एक है भारत का भी आंसर, भारत गैस का भी होगा, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कभी आप कंपनी के डायरेक्ट, कंपनी से डायरेक्टली नहीं लेते, हम लोग एजेंट के थ्रू से लेते हैं। मैंने इंडियन ऑयल अपना एजेंसी जिनको दिया है, वो एजेंसी यही काम करता है। एजेंसी हम ही लोगों में से कोई है जो कंपनी को लाइसेंस देके मैंने बड़ा सा पेमेंट करके लाइसेंस लेते हैं, तो उनको मार्केट एजेंट कहते हैं। तो क्या सिलेंडर इंडियन ऑयल का है? क्या सिलेंडर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है? सॉरी, गलत बोल रहा हूँ, एजेंट का है क्या? मैंने कोई एचपी का एजेंट है आपके घर के सामने, जो नियरेस्ट है उसके पास आप चले जाते हो, एचपी का एजेंट है, वो एचपी नहीं है,
एजेंट है, लेकिन एचपी के बिहाफ में बेचता है। इंश्योरेंस, एलआईसी इंश्योरेंस, एलआईसी नहीं बेचता आपको, एलआईसी का एजेंट आपको जाके घर घर में बेचता है। तो ऐसे वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आपको पता है कि जो एजेंसी के थ्रू से होता है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेल मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स would pass to a good title to the buyer in the following circumstances. If he was in possession of the goods or document with the consent of the owner, अगर ओनर के कंसेंट के ऊपर बेस करके कर रहा है, माने ओनर को पता है, कंसेंट माने ओनर को पता है, ओनर को पता है कि वो लाइसेंस दिया है एजेंट को, और ये बात दुनिया को भी मालूम पड़ जाता है। If the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent, वो बोलता है कि हम लोग एजेंट है, हम लोग डायरेक्ट कंपनी नहीं है, हम लोग एजेंट है, एजेंट के बिहाफ में करते हैं। जैसे शेयर मार्केट, आजकल बहुत लोग बड़ा सुनते हो, शेयर मार्केट करते भी हो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट रुचि रखते हो आप लोग, और रखना भी चाहिए हल्का फुल्का, फिर धीरे धीरे ज्यादा भी करना चाहिए। बह नहीं जाना चाहिए सर, लोभ नहीं करना चाहिए, बुद्धि लगा के करना चाहिए। शेयर मार्केट में जैसे मानो ब्रोकर होता है, ठीक है, तो ब्रोकर इज ऑल्सो एजेंट। कंपनी का शेयर वो बेचता है आपको, इन्वेस्टर को, तो कंपनी उनको क्या है, परमिशन दिया है ना। जब टाटा का शेयर अगर मानो मोतीलाल ओसवाल में आपका अकाउंट है, ठीक है, या जीरोधा में आपका अकाउंट है, या आप स्टॉक्स में है, या ग्रो में है, जहीं जहां पर भी हो, तो क्या मोतीलाल ओसवाल हो, जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, क्या टाटा का शेयर का ओनरशिप इनके पास है? ऑब्वियसली टाटा का शेयर का ओनरशिप टाटा के पास ही होगा। बट हम लोग क्या टाटा के पास जाते हैं सर शेयर खरीदने के लिए? रास्ते में चलते चलते टाटा के कहीं हेड ऑफिस में घुस गए, ए टाटा मेरे को शेयर बेचो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं सर। अच्छा, थोड़ा छोटा सा फॉर्मली भी नहीं बोलते, मैंने मैं तो थोड़ा गुंडा टाइप में बात कर रहा हूँ, ये टाटा शेयर बेचो, बट रियल में भी फॉर्मल स्टाइल में भी नहीं बोलते। टाटा कंपनी में जाके शेयर नहीं, ऐसा नहीं होता। टाटा का शेयर मार्केट में है, मार्केट को देखने के लिए एजेंट रखा गया है, वो एजेंट के थ्रू से मिलता है। अच्छा, ब्रोकर भी सब ब्रोकर रखता है, मैंने आप अगर, ये भी आजकल एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन हो रहा है कि ब्रोकर सब ब्रोकर को देते हैं, फिर सब ब्रोकर के थ्रू से होता है। मैंने मोतीलाल ओसवाल अपना सब ब्रोकिंग किसी को देगा, उसके लिए फ्रेंचाइज भी बोल सकता है इसको, फिर वो उसके एजेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है। मैंने मोतीलाल ओसवाल का आप एजेंसी लेते हो और सब ब्रोकिंग लेते हो, फिर आप पब्लिक को शेयर से भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, और मोतीलाल ओसवाल के बिहाफ पे कर रहे हो। जैसे वैराइटीज ऑफ बिजनेस सेगमेंट हो सकता है। अगर अभी सिर्फ आपको एजेंसी बिजनेस समझाने बैठू तो शायद अभी लाइन लग जाएगा एजेंसी बिजनेस का। फिर भी जो भी एक दो तीन कोशिश किया मैंने, कभी गैस एजेंसी तो कभी शेयर मार्केट, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे और भी, गड्ढा खोदो मिलेगा, बहुत मिलेगा। गड्ढा खोदो मैंने, समझते हो, गड्ढा खोदो मैंने, रिसर्च करो, जितना खोदोगे उतना मिलेगा। और खोदना चाहिए सर, रिसर्च करना चाहिए, शार्पिंग करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, इसलिए ज्ञान का सीमा नहीं है, तो इसलिए ढूंढना भी बेकार है ना सर। तो एक बचपन में सत्यजीत रॉय का एक बड़ा फेमस बंगाली मूवी देखा था, आज भी याद है, उसमें गोपी गायन बाघा बाइन बोल के एक बड़ा फेमस मूवी था। हीरोक राजा देसाई, ग्रेट, वेरी, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आज के पॉलिटिकल सेगमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा है, सिचुएशंस के लिए। तो उसमें एक राजा बच्चे लोगों को सिखा रहा है कि जानार कोनो शेष नहीं, जानार चेष्टा वृथा नहीं, अरे जानने का कोई शेष नहीं है, तो जान के क्या होगा, ताकि लोग मूर्ख रहे, इसलिए राजा अपने, मैंने लोगों को, मैंने जो उनका मिलिट्री जो भी है, उनको जाके गांव वालों को समझा रहे हैं कि जानने का कोई शेष नहीं है, इसलिए जानना बंद कर दो, मैंने जानोगे तो फिर वो शिक्षित हो जाएगा, फिर राजा का गलती पकड़ लेगा, राजा का हीरा का माइंस था डायमंड का, उसका डुप्लीकेसी समझ लेगा, इसलिए लोगों को चुप करा के रखते हैं। जो भी हो, जाना तो शेष ना है, जाना चेष्टा भी देता है, मतलब ये से सत्येंद्र इसको बड़ा अच्छा बच्चे लोगों को समझाया, लेकिन ये बूढ़े लोगों को भी समझना है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। चलो आ जाते हैं। अच्छा, if the buyer had acted in a good faith and has at the time of contract of sale no notice of fact that the seller had no authority to sell। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बायर है, मानो कि एजेंट के थ्रू से आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, लेकिन बायर को ना पता ही नहीं है कि एजेंट है, माने ओनर अपने आप को, माने जो एजेंट है वो अपने आप को एजेंट नहीं बता रहा है, वो अपने आप को ओनर ही बता रहा है, और बायर गुड फेथ में उसको परचेज कर रहा है।
इस केस में बेसिकली बायर यहाँ पर एग्रीड हो सकता है, माने बेसिकली बायर के साथ यहाँ पर धोखा हो सकता है। ये सेक्शन 47 में, सॉरी 27 में इसके बारे में कहा गया है कि सेल बाय ए मर्केंटाइल एजेंट इफ द बायर हैड एक्टेड इन ए गुड फेथ एंड हैज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल, ठीक है, और उसके बारे में कोई नोटिस नहीं है कि नो अथॉरिटी बोल के, तो फिर ये एकदम चलेगा सर कि सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट इज ओके। तो मर्केंटाइल एजेंट के बारे में भी बोला है, मींस एन एजेंट having the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods। कंसाइनमेंट के बारे में आप लोग अकाउंटेंसी करते हो, ठीक है, अकाउंट्स में कंसाइनमेंट अकाउंट्स होते हैं। मैंने मानो मेरा प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को, मेरा प्रोडक्ट कोलकाता में मैं सेल करता हूँ, सेम प्रोडक्ट मैं दिल्ली में बेचना चाहता हूँ, तो किसी को मैं कंसाइनी असाइन कर दिया। कंसाइनी माने वही एजेंट। आप लोग शायद कंसाइनर कंसाइनमेंट में देखे हो, ये कंसाइनर होता है जो अपना प्रोडक्ट किसी और को दे रहा है, तो कंसाइनर हो गया जो एक्चुअली प्रिंसिपल या ओनर है, तो कंसाइनर अपना प्रोडक्ट कंसाइनी को दे रहे हैं, ठीक है। कंसाइनी माने बेसिकली एजेंट। इसका भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ नॉर्मल एजेंट होते हैं, कुछ डेलक्रेडियर एजेंट होते हैं, सुने हो ना सर? हेलो, अरे हाँ या ना? यस सर। थैंक यू सर। तो वही बात यहाँ पर वही तो कर रहे हैं, वो अकाउंट्स में है, ये नॉर्मल में है कि मर्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट हैविंग द कस्टमरी गुड्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी टू such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। इसी तरह से पैसा उठाना है फिर प्रोडक्ट को बेच के, ओनर के बिहाफ में, खुद नहीं करेंगे, किसी के बिहाफ में करेंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल मर्केंटाइल एजेंट का डेफिनेशन। कहाँ बोला है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में बोला है। चलो सर आगे बढ़ते हैं फटाफट, सिंपल सिंपल पॉइंट है। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में दो ओनर है, माने किसी चीज का मालिक दो है लेकिन बेच कोई एक रहा। पार्टनरशिप बिजनेस, हाँ सर, पार्टनरशिप बिजनेस या जॉइंट ओनरशिप बिजनेस होता है ना सर, एक बिजनेस का दो ओनर हो ही सकता है, क्या प्रॉब्लम? पार्टनरशिप में तो बिल्कुल होता है। अगर ए बी सी तीनों पार्टनर है या ए बी सी पार्टनर है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए बी सी आर 3 brothers and joint owners of a TV and VCR with the consent of B, C. The VCR was kept in possession of A, and A sells the TV and VCR to P, who buys it in good faith and without notice that A had no authority to sell. P gets a good title to VCR and TV. It's okay. मैंने बेसिकली A, B and C के बीच में एक अपना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों ही दुकान में बैठते हैं, तो कोई एक टीवी बेचते हैं और एक वीडियो रिकॉर्डर बेचता है, ठीक है, VCR जिसको पहले बोला जाता था। तो यहाँ पर ए बी सी के बीच में बी सी को पता है, ठीक है, क्या क्या पता है? VCR was kept in possession of A, ठीक है, A sells the TV and VCR to B, who buys it in good faith and without notice that A had no authority to sell। मैंने एक्चुअली बी एंड सी को पता है कि A सेल नहीं कर सकता, पर जिस दिन A नहीं था, सॉरी बी एंड सी नहीं था, A ने सेल कर दिया। अब कोई कस्टमर जिसका नाम P है, उसको क्या पता चलेगा कि भाई ये दुकान का ओनर नहीं है, वो गुड फेथ में आके ले लिया, उनको क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है। तो यही सिंपल बात कर रहे हैं कि सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, अगर कोई भी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स में से कोई भी सेल करे तो इसे भी हम लोग सेल मानेंगे। इसमें बायर का क्या गलती? वो आप वापस में वो लोग समझेगा कि कौन सेल कर सकता, अथॉरिटी नहीं है, ये कहाँ, ये एक बायर आउटर पर्सन को कैसे पता लगेगा सर? तो वही बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। नहीं, बेसिकली यहाँ पर एक आना, टाइटल ट्रांसफर करने का ओनरशिप नहीं था, बात समझ रहे हो सर? टाइटल ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर फिर भी एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो रहा है ना ये सब, नहीं था फिर भी कर रहा है, तो इसमें बायर का कोई दोष नहीं है, बायर का कोई दोष नहीं है इसमें। उसको कैसे पता चलेगा? अंतर्यामी थोड़ी है, ये मन का बात समझ लेगा। एबीसी के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या समझ लेगा, माइंड रीडर होना क्या है, ठीक है। वैसे आजकल माइंड रीडर का बड़ा अच्छा चल रहा है सर। ओके चलो, सेक्शन 28 हो गया। 29, सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये भी थोड़ा सुन लो, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए बायर वुड एक्वायर ए गुड टाइटल, a buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained possession in the goods under a contract voidable on the ground of coercion, fraud,
मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप लोगों में से सभी कोई मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ चुके हो। अगर किसी का भी बाई चांस बाकी है तो वो बाद में करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपको समझना है कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस लॉ में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बिना लॉ ही नहीं बन सकता, उन्हें बिजनेस लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी हो जा रहा है। तो अगर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा नहीं पढ़ा है या भूल गया है, वो बैकअप लेके अभी पढ़ सकता है। बाद में अगर एग्जाम देनी है तो लाइव क्लास फिर से कर लेना, और अगर एग्जाम जल्दी है तो बैकअप करके कंप्लीट कर लो सर, कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कर लो सर, ठीक है। जैसा है वैसा कर लो, लेकिन कर लो, बहुत जरूरी है। तो क्या कहता है, एक्स फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स अ डायमंड रिंग फ्रॉम वाई। एक्स किसी तरह से जालियाती करके, जालियाती समझते हो, अरे बेसिकली फंसा के, जाल में फंसा के, the X fraudulently obtains a diamond ring from Y. This contract is voidable at the option of Y. Voidable है ना Y के ऑप्शन से, क्योंकि X ने जो किया वो तो जालीगिरी करके किया। जाली समझते हो ना, जाली माने क्या होता है, जाली माने डुप्लीकेसी, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। तो X ने फ्रॉडुलेंटली डायमंड रिंग को Y से ले लिया, तो Y के एंगल से voidable है, क्योंकि Y तो उसको बेचना ही नहीं चाहता था, लेकिन किसी तरह से X ने उसको उल्टा सीधा समझा के ले लिया। तो वाई के एंगल से वॉइडेबल है। वॉइडेबल माने एग्रीड पार्टी के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने कैंसिल हो जाएगा या हो सकता है, ठीक है। वॉइडेबल माने वो आगे जाके वैलिड भी हो सकता है और आगे जाके वो वॉइड भी हो सकता है। वॉइड माने कैंसिल, वैलिड माने ओके, एंड वॉइडेबल माने दोनों का बीच का हालत, ठीक है। जैसे पेबल रिसीवेबल होता है ना, पेबल माने क्या, पेमेंट हुआ नहीं पर होगा। रिसीवेबल माने क्या, रिसीव हुआ नहीं पर होगा। सिमिलरली वॉइडेबल माने क्या, वॉइड हुआ नहीं पर होगा, ठीक है। सो नॉर्मली वॉइडेबल चीज वॉइड ही ज्यादा होता है, पर हाँ कभी कभी वो वैलिड भी बन सकता है एज पर द सिचुएशन। ना क्वेश्चन इज दैट कि वाई के एंगल से तो ये वॉइडेबल है, बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, एक्स सेल्स द रिंग टू जेड। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से पहले एक्स ने रिंग को जेड को सेल कर दिया, और जेड एक इनोसेंट परचेजर है, मैंने पता नहीं है उसको कि ये तो एक्स ने फ्रॉडुलेंटली उठाया। जेड gets the good title and Y cannot recover the ring from Jed even if the contract is subsequently set aside. अगर कॉन्ट्रैक्ट को साइड भी कर दो, यहाँ पर जेड का कोई गलती नहीं है। जेड यहाँ पर अपना ओनरशिप नहीं छोड़ेगा। ऐसा बहुत सारा केस कोर्ट में पेंडिंग चलता है। मैंने बेसिकली क्या खेल हुआ, एक्स ने रिंग वाई से फ्रॉडुलेंटली लिया, लेकिन बीच में एक्स ने क्या कर दिया, जेड को सेल कर दिया, और जेड एक इनोसेंट परचेजर है, जेड को पता नहीं है कि ये वाई के साथ चक्कर चल रहा है कुछ, मैंने फ्रॉडुलेंटली लिया गया है। तो जेड गेट्स द गुड टाइटल एंड वाई कैन नॉट रिकवर, और इस केस में वाई के पास राइट नहीं आएगा कि वो जेड से रिकवर करे, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिक्वेंटली सेट असाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट को तुम सेट असाइड भी कर फिर भी, तो ये बेसिकली यहाँ पर जेड का कोई गलती नहीं है, यही कहना चाहता है। हाँ, इसके अगेंस्ट में भी और भी चीजें आ सकता है, बट इन जनरल ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस को बता रहा है। मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या था, एक्स तो कोई सेलर नहीं था, समझो बात को, एक्स के पास ओरिजिनल ओनरशिप नहीं है, फिर भी एक्स सेल कर रहा है ना, लेकिन जेड का क्या गलती है। तो ऐसे सिचुएशंस को यहाँ पर एक्सेप्शनली रखा गया है। तो ये 29 है। बुझते পারছে সবাই? हेलो, प्लीज टेल मी सर, थोड़ा बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, और क्या है, देखो, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूइंग पोजीशन देयर। अब इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया, चलो देखते हैं क्या एग्जांपल है। ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस P buys a TV set from R. R agrees to deliver the same to P after some days. In meanwhile, R sells the same to S at a higher price. ज्यादा दाम मिल गया, किसी और को बेच दिया, ठीक है। Who buys in good faith and without knowledge about the previous sale, S gets a good title. S का कोई गलती नहीं है। हाँ, अभी P और मैंने बेसिकली P के साथ R का चलेगा भी झगड़ा, भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन इसमें S बेचारा का क्या क्या गलती है। तो वही बात कर रहा है, सेल बाय वन who has already sold the goods but continues in possession thereof.
सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर। बिक गया था पर ज्यादा दाम मिल गया तो दूसरे को बेच दिया। मैंने बिका हुआ चीज कैसे बिक सकता है? हाँ, क्वेश्चन इज दैट। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो फिर टी के साथ तो धोखा हो गया। हाँ बिल्कुल धोखा हुआ, लेकिन इसमें एस का ही क्या गलती है? क्योंकि वो तो गुड फेथ में ले रहा है। अब आप बोलोगे सर गुड फेथ में ले रहा है या जानबूझ के ले रहा है, प्रूफ कैसे होगा? सर ये सब सब्जेक्ट टू प्रूफ का बात जब भी करेगा ना तो वो तो कोर्ट केस है। अब कोर्ट हजारों चीज देखेगा फिर प्रूव करेगा। डिस्प्यूट सेटल कैसे होता है? डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे, सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, वो तो बहुत मुश्किल का चीज है उसको संभालना। वो तो बेसिकली जज को पता है, केस को पता है, और तभी तो केस बनता है। केस क्यों बनता है? ये जो गुड फेथ है या नहीं है, या फिर जानबूझ के किया कि नहीं किया, क्या साजिश तो नहीं था? अब ये जो गैप है इसीलिए तो लोग कोर्ट में जाते हैं। नहीं तो कोर्ट तो जरूरी ही नहीं होता अगर सब कुछ ठीक ठाक होता। अगर सब कुछ सही सलामत होता तो फिर ना कोर्ट का जरूरत पड़ता, ना केस करने का जरूरत पड़ता, ना पुलिस का जरूरत पड़ता। जरूरत ही नहीं पड़ता। एक कहावत है सर, मैं पहले भी बोला हूं आप लोगों को बहुत बार। बोलता है कि वो राम भी नहीं है और वो राम राज्य भी नहीं है, क्योंकि उस जमाने में ये सब फेथ मैटर के ऊपर डिस्कशन बहुत ही कम होता था। राजा भी न्यायशील होता था, सबको न्याय मिलता था। आजकल मैंने और लोग न्याय का पालन भी करता। आजकल न्याय मिलना भी मुश्किल है और न्याय का पालन भी मुश्किल है। पता नहीं हमारे देश में तो इसको बोलते हैं घोर कली। ठीक है, मैंने पाप दिन दिन बढ़ रहा है। जो भी हो, मैंने बढ़ रहा है। आई थिंक कम भी हो जाएगा। मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है, पर जो दिख रहा है वही बता रहा। अच्छा, I hope you understand. Sale by one who has already sold the goods but continues in possession thereof. Section 30, subsection 1. Sale by buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him. Section 30, subsection 2. चलो देख लेते हैं थोड़ा। Sale by buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him. अब इसको समझने के लिए बड़ा अच्छा है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 इसके बारे में डिस्कस करता है। तो फटाफट देखते हैं सर। A took a car from B on this condition that A would pay a monthly installment, an EMI, of 5,000 as higher charges with an option to purchase it by payment of rupees 1 lakh in 24 installment. सर मतलब बहुत सिंपल है। मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 का होगा, टोटल 1 लाख पे करेगा, 24 इंस्टॉलमेंट पे करेगा। ठीक है, यानी टोटल पेमेंट 1 लाख का, 24 इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं 5,000। ए टू की कार फ्रॉम बी, ऐसे कितना हो रहा है? 5,000 करके अगर 24 इंस्टॉलमेंट कर रहा है तो कितना दे रहा है? 1 लाख से ज्यादा दे रहा है ना। आई थिंक 20 इंस्टॉलमेंट में 1 लाख हो जाएगा, है ना सर? तो 4 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ज्यादा बता रहा है, तो बेसिकली इंटरेस्ट हो सकता है। And took a car from B on his condition that A would pay a monthly installment of 5,000 as the higher charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installments. ठीक है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट्स, कुछ इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद ये सोल्ड द कार टू सी। ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था। ये सोल्ड द कार टू सी, B can recover the car from C since A had neither bought the car nor had agreed to buy the car. He had only an option to buy the car. फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पर A जब गाड़ी B से ले रहा है, ठीक है, कंडीशन क्या दे रहा है कि A would pay a monthly installment of 5,000 as higher charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installment. ये एक कंडीशन बन रहा है। कुछ इंस्टॉलमेंट उसने पे किया, कुछ इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद A ने C को बेच दिया गाड़ी। लेकिन सवाल उठता है, क्या B can recover the car from C? The answer is क्या है सर? B can recover the car from C since A had neither bought the car, क्योंकि A ने तो अभी पूरा खरीदा ही नहीं है। Not had agreed to buy the car, he had only an option to buy the car. मैंने अभी भी बाकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब ना, इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब ना A के पास गाड़ी आएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में B कैन रिकवर द कार फ्रॉम C, तो B C से कार वापस छीन सकता है। ये बात आपको मैं पहले भी बोला।
तो ही बात कर रहे हैं सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स एज वेस्टेड इन, यानी बेसिकली हायर परचेज वाला गाड़ी, क्योंकि वो तो मेरा है ही नहीं, तो वो गाड़ी मैं किसी और को बेचूंगा तो ओरिजिनल ओनर आके उसको ले सकता है, क्योंकि ओनरशिप तो बिल्कुल ही नहीं है। इसी बोल रहे सर। अब इसको देखो, आप लाइन को पढ़ो, आपको समझ में आएगा। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशंस बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स एज वेस्टेड, मतलब वेस्टेड माने उसके नाम पे क्या किया, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं, वेस्टेड हुआ नहीं ना, उससे पहले अगर आप सेल कर तो वो नहीं होगा, ये बात कर रहे हैं सर। समझ में आया सर? बोलो हेलो। Yes, sir. हाँ सर, सबको यस समझ सर। में आ रहा है? बोलो सर, सबको समझ में आना चाहिए ना। हाँ सर। आया सर? केस। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बता रहे हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। अब आपको मैं समझाऊंगा एस्टॉपल क्या होता है। एस्टॉपल समझाने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ए सेड टू बी अ बायर, ठीक है, ए सेड टू बी अ बायर इन द प्रेजेंस ऑफ सी दैट ही मतलब ए इज द ओनर ऑफ द हॉर्स, ठीक है। ए सेड टू बी अ बायर, मतलब कौन है बायर? बी, ठीक है। ए सेड टू बी अ बायर इन द प्रेजेंस ऑफ सी, सी के उपस्थिति में, दैट ही माने ए इज द ओनर ऑफ द हॉर्स, वो घोड़ा का ओनर है, मालिक है। बट सी ने कुछ नहीं कहा, सी रिमेन साइलेंट थ्रू दो द हॉर्स बिलोंग टू हिम। सी चुप है, बट एक्चुअल में घोड़ा सी का है। हॉर्स एक्चुअली बिलोंग टू सी। और ये बात जब ए बी को बोल रहा है कि घोड़ा मेरा है, ठीक है, he said to B that he is the owner of the horse, but C remained silent through though the horse belonged to him. B bought the horse from A. B ने क्या किया? हॉर्स को खरीद लिया, ठीक है। Here the buyer माने B will get a valid title to the horse even though the seller had no title to the horse, माने A का एक्चुअली तो कोई ओनरशिप नहीं है। In this case C by his own conduct, माने चुप रहना, is prevented from denying A's authority to sell the horse. Here C's silence has induced B to believe that A is the owner of the horse. सिंपल बात है। यहाँ पर A, B और C के बीच में खेल, किसको लेके? एक घोड़ा को लेके। घोड़ा किसका? C का। A B को बोल रहा है घोड़ा मेरा है, मैं तुमको सेल करूंगा। C के सामने बात हो रहा है, पर फिर भी C चुप है, साइलेंट, मौन व्रत धारण कर लिया। ए को रोका नहीं, ए को बोला नहीं कि भाई घोड़ा तुम्हारा नहीं है, घोड़ा तो मेरा है, बोला नहीं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये चुप्पी जानबूझ के नहीं है, हो सकता है कि ए उसका एजेंट है ना, क्योंकि एजेंट थोड़ी ना बोलेगा कि देखो मैं तो सी का एजेंट हूँ और मैं उसके बिहाफ में तुमको सेल कर रहा हूँ। एजेंट थोड़ी ऐसा बोलता है। एजेंट का बिहेवियर ऐसा होता है जैसे वो मालिक ही है, ठीक है, अपना ही समझता है ना। मालिक का चीज को अपना समझना ही तो एजेंसी होता है। तो तो इसका मतलब सिंपल है। ऐसे तो यहाँ पर मालिक एजेंट का बात नहीं था, यहाँ पर एक्चुअल में मालिक एजेंट का बात नहीं था, लेकिन सी का एटीट्यूड टुवर्ड दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली ए को एजेंट ही बना दिया ना। क्वेश्चन यही है कि इसमें बी का कोई गलती नहीं है। अगर ए बी को घोड़ा बेच देता है और सी बाद में बोलता है कि भाई मैंने तुम, ए को बोलता है कि भाई मैंने तुमको घोड़ा कब बेचा जो तुमने बी को बेच दिया, यानी ओनर तो ए तो है नहीं ना, ए तो नॉन ओनर है ना सर, ए तो नॉन ओनर है। लेकिन यहाँ पर नॉन ओनर घोड़ा बेच रहा है लेकिन ओनर चुप है। लेकिन क्योंकि ओनर चुप है, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी चुप है, तो बाद में वो बोल नहीं सकता कि नहीं भाई ये तो तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरा है। और वो बी बी को भी जाके नहीं बोलेगा भी घोड़ा वापस करो।
इसी चीज को बोलते हैं एस्टॉपल। इस चीज को क्या बोलते हैं सर? एस्टॉपल। एस्टॉपल में इंग्लिश का मतलब ये होता है, माने इंग्लिश में एस्टॉपल वर्ड का एलाबोरेशन क्या है कि एक बात जब तुम एक बार कह दिया, ठीक है, बाद में तुम उसी बात को अगर मुकर जाते हो, माने एक बार तुमने किसी बात पे हाँ कहा, फिर उसी मुद्दे पे ना कर रहे हो, या फिर पहले ना करके फिर हाँ कर रहे हो, माने बेसिकली एक ही चीज पे दो दो बार दोगलापन दिखा रहे हो। दोगलापन समझते हो ना? माने एक बार हाँ एक बार ना, ये दोगलापन हो गया ना। तो दोगलापन मैंने समझ गए आप लोग? ऐसे असली रबर बड़ा बोलता है दोगला, ये दोगलापन है। अरे वो शार्क टैंक में आप लोग जानते ही हो, भारत पे का मालिक। तो पॉइंट क्या है कि एस्टॉपेल का मतलब यही है कि एक बार अगर तुमने चुप रहा, तो मतलब तुम्हारा चुप्पी क्या है? तुम्हारा चुप्पी यही है कि तुम उसको मान लिए, तुम एग्री कर गए। तो अगर एक बार एग्री कर गए तो फिर बाद में क्या ही चिल्ला रहे हो? मत चिल्लाओ। इसको बोलते हैं स्टॉप। स्टॉपेल का मतलब यही है कि जिस बात पे एक बार तुमने कुछ बोल दिया, उस बात पे तुम फिर से वापस आओगे तो कोर्ट कभी भी इस बात को मानेगा नहीं। ठीक है? समझे कि नहीं? बोलो, स्टॉपेल क्लियर है? भूलोगे तो नहीं ना? दोगलापन याद रखना। अरे कहो सर, इतना समय लगाते हो ना आप लोग हाँ ना बोलने में। बोलो सर, बोलो। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर। अच्छा। ओके। Sale by an unpaid seller, where an unpaid seller who had exercised his right of lien or stoppage in transit resell the goods, the buyer acquires a good title to the goods as against the original buyer. 54(3) है। अब इसके बारे में मैं बोला ना आपको डिटेल्स में थोड़ा बताऊंगा। सेल बाय एन अनपेड सेलर मतलब कुछ ऐसा बात है कि वेर एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। मैंने क्या है कि मेरे को अभी तक पेमेंट नहीं मिला, मैंने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो ये बात कर रहा है कि सेल बाय एन अनपेड सेलर। तो क्या होता है इसमें? वेर एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन। लियन माने एक किसी चीज पे अपना अधिकार को कायम कर लेना कुछ देर के लिए, इसे लियन कहते हैं। ठीक है? लियन वर्ड का और भी सुंदर क्या हो सकता है? रुक जाओ। लियन को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैं देखता हूँ इंग्लिश डिक्शनरी लियन के बारे में। ऐसे ये लियन बड़ा पॉपुलर वर्ड है सर। A right to keep possessions of property belonging to another person until a debt owed by that person is discharged. समझ गए सर? कुछ देर के लिए किसी चीज को अपना मान लेना, जब तक उसका फाइनल जो क्या बोलते हैं उसको, मैंने जो भी जिस कारण से आपने उसको सेल किया था, अब वो उसको उसने लोन लिया था, लोन अभी तक रिपे नहीं किया, तो जब तक रिपे नहीं करेगा वो प्रोडक्ट का लियन बना रहेगा। किसी चीज पे कुछ देर के लिए अपना अधिकार बना के रखना। ठीक है? समझ गए सर? इसको बंगाली में क्या बोलते हैं? आज छोड़ो यार, अभी बंगाली ऐसा बंगाली बोलेगा ना, आप लोग भूल जाओगे बंगाली, छोड़ो। गूगल को बंगाली पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गए? तो सेल बाय एन अनपेड सेलर वेयर एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लियन किसी चीज के ऊपर, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट माने बेसिकली ट्रांजिट में था, गुड्स को रोक दिया, रिसेल्स द गुड्स। ठीक है? क्योंकि पेमेंट नहीं मिला, गुड्स को देंगे नहीं लोग, तुम पेमेंट करो तो उसको मैं रिसेल करूंगा। द बायर एक्वायर्स ए गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। मतलब बहुत सिंपल बात है। मानो तुषार और सोमनाथ, मानो तुषार एक दुकान चलाते हैं, तुषार की दुकान में सोमनाथ गया, उसका दाम मानो 1 लाख का है। मानो फोन का दुकान है, आईफोन खरीदने गया था, तो तुषार ने 1 लाख का आईफोन सोमनाथ को बेचा। सोमनाथ अभी भी ना इसका पेमेंट नहीं दिया, लेकिन और एक चीज भी है, तुषार का डिलीवरी अभी तक बाकी है, पेमेंट बाकी है ना। मानो 1 लाख में से सोमनाथ पेमेंट किया ही नहीं, सेल हो गया है, लेकिन सोमनाथ बोला ठीक है मैं कुछ दिन बाद जाके लेता हूँ। तुषार अपने अकाउंट में उसको सेल बुक कर दिया, लेकिन क्योंकि सोमनाथ
पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा है सेल बुक करने के बाद भी, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर तुषार कौन हो गया सर? तुषार अनपेड सेलर हो गया। तुषार क्या हो गया सर? अनपेड सेलर। सेलर सेल कर दिया, लेकिन आप कोई बोलेगा सर पेमेंट नहीं किया तो भी सेल, मैं इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि बिना पेमेंट करके भी सेल हो सकता है। उधारी में चीज बिकता नहीं क्या? हाँ, उधारी में चीजें नहीं बिकता है, बिकता तो है, बाद में दे देंगे अभी दे दो, बहुत सारे केस में होता है। तो तुषार ने एक टाइम दिया था कि ठीक है मैं तुम्हारे नाम पे बुक कर देता हूँ, एक हफ्ता के अंदर आओ, पूरा पेमेंट करो। मानो कि 5,000 दिया था सोमनाथ ने, मान के चलते हैं 5,000 दिया था बुकिंग अमाउंट, और बोला था कि बाकी एक हफ्ता के अंदर बाकी 95,000 पे करूंगा और आईफोन लेके जाऊंगा। सोमनाथ आया नहीं, या फिर तुषार ने डिलीवरी के लिए भेजा था लेकिन सोमनाथ पेमेंट करने से ना कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में ही तुषार सोमनाथ को डिलीवरी करना रोक देगा, और बदले में क्या करेगा, उस गुड्स को किसी और को बेच देगा, रीसेल दी गुड्स, क्योंकि सोमनाथ ने नहीं दिया टाइम पे तो किसी और को बेच देगा। अब किसी और को मानो किसको बेचा, मानो साहिल को बेच दिया, मानो तुषार ने भी साहिल को बेच दिया। अब सोमनाथ ये नहीं बोल सकता कि भाई ये तो मेरा है, तुम साहिल साहिल क्यों लेगा? सोमनाथ साहिल से जाके नहीं ले सकता गुड्स। तो वही बात कर रहे थे, बायर रिकॉर्ड्स ए गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। ओरिजिनल बायर कौन था? एक्चुअली सोमनाथ था, लेकिन यहाँ पर साहिल ओरिजिनल हो जाएगा, मैंने उससे ज्यादा पावर आ जाएगा उसको। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ऐसे तो होता ही रहता है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में इसके बारे में कहा गया है। तो अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दुहाई से, दुहाई मैंने समझते हो ना, किसी एक का दुहाई तो देना पड़ेगा ना, कि भाई यहाँ लिखा है, तो उस लिखा के बेसिस में, लिखा हुआ के बेसिस में जाके कोर्ट में लड़ेंगे, तभी जाके डिस्प्यूट ठीक होता है। यानी हम बोल रहे हैं बोल के कुछ नहीं होता। अरे हम बोल रहे हैं ना, अरे हम बोल रहे हैं बोलने से क्या है? गुंडागर्दी दिखा के हमारे, बोलते हैं ना, थोड़ा गुंडागर्दी दिखा के हर चीज में अपना रुतबा, भाई हमने बुक कर दिया ना तो हमने कर दिया। जो लोग थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा क्या बोल देंगे, थोड़ा दबंग टाइप का, लेकिन दबंग अच्छे काम के लिए भी हो सकते हो, बुरा काम के लिए दबंगगिरी क्यों करते हो? जो भी हो, तो उसमें क्या करेगा, वो जाके बोलेगा भाई मैंने बुक कर दिया, मेरे बुकिंग पे कौन हाथ लगा रहा है? हाँ, कुछ समथिंग बाबू होगा, कुछ समथिंग डॉन होगा। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सेल अंडर प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स, अदर एक्ट, जैसे सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी विल गिव द परचेजर वैलिड टाइटल। जैसे कभी क्या होता है कि कंपनी मार्केट में दिवालिया हो जाता है, उसका बिजनेस दिवालिया हो जाता है, मैंने बैंकरप्टेड हो जाता है, ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट कंपनी का जो ओरिजिनल ओनर है उससे राइट्स छीन लेता है कंपनी का ओनरशिप का, किसी बैंक को या लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर कौन है? लिक्विडेटर नॉर्मली पढ़ा लिखा प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक चार्टर्ड, सीएस, सीएमए, एक्चुअलीज, ये लोग होते हैं, लॉयर्स, ठीक है। क्या करते हैं, जाके लीगली कंपनी का एसेट को सेल करके जिसका जितना पैसा बाकी है उसको वापस करते हैं। तो क्या ये सीएस, सीएमए या एक्चुरियल्स, एक्चुरियल साइंस होल्डर या लॉयर्स, क्या ये लोग कंपनी का मालिक है? उनका नहीं है, फिर भी वो सेल कर सकता है। समझ रहे हो सर? इसलिए बोला सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स में भी जो ओरिजिनल सेलर नहीं है वो किसी और को प्रोडक्ट यानी एसेट सेल कर सकता है, लेकिन वो कोर्ट ने इनको परमिशन दिया। किसने दिया? कोर्ट ने। कोर्ट ने इसको ऑफिशियल लिक्विडेटर के रूप में भेजा कि आप जाओ, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, ऑफिशियल रिसीवर, आप जाके बेचो इसको। ओरिजिनल ओनर का कोई पावर नहीं रहेगा, क्योंकि वो इतना जो मार्केट में लोन बना के रखा है, कोर्ट ऑर्डर से जाएगा। Purchase of goods from a finder of goods will get a valid title under circumstances, है ना सर? Purchase of goods from a finder of goods, ये तो आपको पता ही है, सेक्शन 169 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स को? हाँ सर, रास्ते में कोई चीज पड़ा हुआ है, आपका तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उठा लेते हो, क्या बोलते हैं इसको? अरे जल्दी बोलो। पड़ा हुआ चीज अगर किसी का उठा लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं?
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सर, इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्वासी, तो उस केस में भी तो जैसे मानो किसी का पड़ा हुआ मनी बैग है, आपने उठा लिया, तो पड़ा हुआ उठा लिया तो आपका हो गया। हाँ सर, अरे भाई एक अच्छा सिटीजन को ये शोभा नहीं देता कि पड़ा हुआ है तो मेरा है। कुछ लोग अगर ढूंढ नहीं पाते तो मंदिर में जाके दान कर देता है, या फिर किसी गरीब को जाके खिला देता है, या भिखारी को दान दे देता है, वो अलग बात है। जब ओरिजिनल को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ढूंढना चाहिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो, बहुत पैसा हो, 10-20 रुपया का बात अलग है सर। लेकिन अगर मानो उसके अकाउंट में पैसा है, कौन है आपको पता लग रहा है, मनी बैग में पता लग रहा है कौन है, कहाँ रहते हैं, फोन करो उनको, बताओ कि भाई मैं यहाँ हूँ, आपका प्रोडक्ट मेरे पास है। और उससे भी बड़ा चीज, लोकल थाने में जमा करो, और थाने में जाके एक डायरी करो, मिसिंग डायरी करो कि मुझे मिला है, और बोलो कि वो ओरिजिनल ओनर को फोन करने के लिए, थाने में बैठ के एकदम लीगल प्रूफ के साथ उनको रिटर्न। ये सबसे बेस्ट है अगर वैल्यूएबल चीज किसी का मिल जाता है, इसमें पूरा प्रूफ रहता है। समझ रहे सर, ऐसा होता है सर। मैं आप लोगों को बोला था कि पता नहीं, एक टैक्सी ड्राइवर कोलकाता में 2019-20 के आसपास में, एक टैक्सी ड्राइवर को ना करीब 50 लाख का सोना मिला था टैक्सी के अंदर, अप्रोक्स 50 लाख, उससे भी ज्यादा, मोर देन 50 लाख का गोल्ड ज्वेलरी, मैरिज शादी के लिए खरीदा था पीसी चंद्र ज्वेलर से। और उनको सवारी बिठा के उनके घर पे छोड़ रहा था, मध्यमग्राम के आसपास के कहीं का जगह कोई था। तो वो टैक्सी ड्राइवर जब टैक्सी अपने गैरेज में लगा रहा था, घर पे रात का टाइम हो गया था, तो वो टैक्सी ड्राइवर जब घर पे गाड़ी लगा रहे हैं, तो तब उनको गाड़ी वो साफ करता है ना, देखता है, तो देख रहे हैं कि ज्वेलरी रह गया। तो तुरंत ना वो जहां पर ड्रॉप किया था उनको, वहां पर जा रहे हैं, और वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, शादी का, लड़की का शादी का ज्वेलरी है। तो फिर ये भी उधर जा रहे हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल ओनर जो है वो तो पागल ही हो गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है टैक्सी कहाँ गया है। टैक्सी वाले का घर का पता कौन ढूंढता है, कौन पूछता है कि भाई टैक्सी वाले आप कहाँ का घर है, कोई नहीं पूछता है। तो ऑब्वियसली यार टैक्सी वाले के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था, क्योंकि वही फाइंडर ऑफ गुड था, टैक्सी वाला जो था वही तो फाइंडर ऑफ गुड था। तो वो क्या किया, वो जाके बोला कि हाँ सामान तो मेरे पास है, मैं दूंगा आप लोगों को, लेकिन आपको सबसे पहले एक मिसिंग डायरी करना। मिसिंग डायरी किया, टैक्सी वाला भी बुद्धिमान निकला, मिसिंग डायरी किया, जिस थाने में डायरी किया वहां पर गया। फिर इतना बड़ा अमाउंट का सोना था, थाने वाला भी बोला कि भाई हम मेरे थाने पे एक अच्छा काम होगा, न्यूज रिपोर्टर को बुलाया, और बोला भाई देखो ऐसा लोग कहाँ मिलेगा आपको, 50 लाख से भी ज्यादा का सोना अगर एक टैक्सी ड्राइवर को मिलता है, उसका जिंदगी बन जाएगा सर। टैक्सी चलाना छोड़ सकता है, बैंक के सूद से खाना खा सकता है, उतना मेहनत करके टैक्सी चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बंदा सच्चा था, और सच में उसको रिटर्न, मैंने पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया। बदले में एक चीज हुआ, गवर्नमेंट की नजर में आया, क्योंकि ऐसे ऑनेस्ट लोग मिलता कम है आज के डेट में। ममता दीदी ने उनको भरी सभा में बुला के, मोस्ट प्रोबली फिल्म फेस्टिवल के वहां पर कोई छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें उस टैक्सी वाले को स्पेशल अवार्ड दिया गया। ऑन दैट टाइम द ग्रेट एक्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल फिल्म इंडस्ट्री, सौमित्र चट्टोपाध्याय, आप लोग जो लोग बंगाली फिल्म इंडस्ट्री समझते हो उनको जरूर पता होगा कि वेरी फेमस वेटरन एक्टर, नेशनल अवार्डी एक्टर सौमित्र चट्टोपाध्याय, उनके हाथ से 50,000 रुपीज का गवर्नमेंट की तरफ से उनका अवार्ड मिला इस काम के लिए। ठीक है, सो कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली क्या हुआ सर, रिसेंटली किसी कारण से मैं कहीं जा रहा था, और उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ मेरा मुलाकात हुआ सर। ये खबर में पढ़ा था, फिर कुछ देर बाद बात करते करते अल्टीमेटली पता चला, और उनके पास एक फोटो भी था, वो रखता है क्योंकि स्पेशल अचीवमेंट है जिंदगी का। तो मेरे को फोटो दिखाया, मैं बोला हाँ मैं खबर तो जानता हूँ, लेकिन आप ही हो ये तो मुझे नहीं पता। जो भी हो, इट्स अ वेरी स्पेशल इंसिडेंट। ये लाखों के शहर में, करोड़ों के शहर में कोई ऐसा बंदा मिल जाना मुश्किल ही होता है, बट ऐसे कोई इंसिडेंट मिल गया था। जो भी हो, समझ रहे हो सर, तो यही होता है। तो क्या वो ओनर था,
वो जो टैक्सी वाले का बात मैंने किया आपको, ये न्यूज आपको अभी भी मिल जाएगा गूगल करने से। टैक्सी वाला रिटर्न, हेवी ज्वेलरी, सिविल सोना, आप सर्च करोगे बंगाली न्यूज़पेपर में तो बिल्कुल मिले, शायद कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी मिल जाए लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया में, सर्च करके देख सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यूएशन का भी पता लग जाएगा। 25 लाख या 50 लाख कुछ तो होगा, जो भी हो। अच्छा, ए सेल बाय पॉनी कैन कन्वे गुड टाइटल टू दी बायर। एक पॉनर पनी पॉनी कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चलता है। एक पॉनर होता है, एक पॉनी होता है। अब पॉनर पॉनी कौन होता है जानते हैं? जैसे बेलर बेली मैंने आपको पढ़ा है ना सर, वैसे होता है पॉनर पॉनी। ठीक है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, बेलमेंट का ही कॉन्सेप्ट है, जो बेलमेंट में मैं आपको पढ़ाया वही चीज है। ठीक है, तो बेलमेंट ऑफ गुड्स सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। ठीक है, द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड द पॉनर, माने जो अपना प्रोडक्ट किसी को दे रहा है उसको बेलर भी कहते हैं, पॉनर भी कहते हैं। ठीक है, और जो अपना प्रोडक्ट रख रहा है उसे पॉनी कहते हैं या बेली कहते हैं। माने बेलर बेली के जगह कहीं कहीं किसी किसी जगह में पॉनर पॉनी वर्ड भी यूज किया जाता है। और आप लोगों को मैंने बेलर बेली समझाया था, याद है ना सर? सिमिलरली ये बेलर बेली की जगह यूज होता है नॉर्मली। ये बेसिकली कहाँ ज्यादा यूज होता है? डेब्ट के केस में। ठीक है, क्या बता रहा है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ए डेब्ट। ठीक है, मैंने किसी से कोई लोन लिया था, ठीक है, तो उसके बदले में कोई चीज किसी के पास जमा रखा, ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ए डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। अगर मैं किसी के पास कोई प्रोडक्ट प्लेज करता हूँ और बदले में उसको कुछ लेता हूँ, द बेलर इज इन दिस केस, माने जो अपना चीज दे रहा है वो बेलर है, उसी को पॉनर कहते हैं। और जिसको दे रहे हैं, जो उसका माने बेसिकली माने उसको अपने पास रख रहा है ड्यू टू एनी रीजन, लाइक पैसा दे रहा है या समथिंग कुछ कारण से, वो पॉनी कहलाता है। वही सेम बेलर बेली कॉन्सेप्ट जो आपको मैं ऑलरेडी पहले भी क्लास में डिटेल्स में समझा चुका। तो आई होप आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, माने जो प्रोडक्ट का मालिक तक नहीं है वो किस किस केस में अपना प्रोडक्ट किसी और को दे सकता है, और जो उससे परचेस या ले रहा है, बायर हो रहा है, उसमें उसका ओनरशिप का कोई माने दोष नहीं है। ठीक है, मोनर दोष नहीं है, निर्दोष है। ठीक है, ये वैसे सिनारियो आपको मैं बताया। ठीक है, एक ओरिजिनल भी बताया और साथ में एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी आपके साथ डिस्कस किया। सेक्शन 27 से लेके 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नॉलेज पर्पस, फॉर एग्जाम पर्पस। मुझे तो लगता है मजा आना चाहिए। अच्छा सर, मजा आया? सर ना भी आया तो भी बोल दो हाँ, जबरदस्ती सर। अच्छा ठीक है, चलो बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो। मजा आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल समझ में आया कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, सेक्शन 31 से 44 का अगर डिस्कशन देखो, the performance of a contract of sale implies delivery of goods by the seller and acceptance of the delivery of goods and payment of price for them by the buyer in accordance of terms of the contract. तो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 31 से लेके 44 में बोला है। अच्छा, इसके बारे में मैं शायद स्टार्टिंग में भी आपको कुछ आइडिया दे दिया था। ये क्या है सर? एक्चुअल डिलीवरी, मैंने डिलीवरी के बारे में बातचीत है। इसमें मेनली क्या चीज है, जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 डिलीवरी के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या बताता है? डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलेंटरीली पहले जो चीज मेरा था मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये डिलीवरी। फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिजिकल ट्रांसफर मैंने प्रोडक्ट यहाँ से वहां जाएगा जरूरी नहीं है। जैसे मानो जब हम लोग कोई फिक्स एसेट सेल करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो फिक्स एसेट को वहां से हटाया जाए, तो उसमें थोड़ी ना फिजिकली डिलीवरी हो पाएगा, जस्ट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसे भी डिलीवरी करेंगे। गोडाउन, ठीक है, मानो गोडाउन मेरा था, मैं आपको दे रहा हूँ, तो थोड़ी ना मैं गोडाउन उठा के आपके पास लेके जाऊंगा, गोडाउन का चाबी आपको दे दूंगा, है ना सर? पहले मेरा था गोडाउन, आज से आपका है गोडाउन। घर का रेंट, ठीक है, मैं किसी को रेंट दे रहा हूँ, तो तब भी तो ऐसे ही होता है ना। तो वही बता रहे हैं कि फिजिकल पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट।
The buyer should be placed in a position so that he can exercise his right over the goods. फिजिकली आपके घर में गुड्स पहुंचाना इज नॉट इम्पोर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्या है कि जो उसका खरीदार है वो उसको एंजॉय कर पाए, उसका राइट वो एक्सरसाइज कर पाए. मैंने अधिकार ट्रांसफर हो जाए, गुड्स डिलीवरी हो जाए मेरा घर, चीज मेरा हो गया. इतना दिन किसी और का था, अब मेरा हो गया. तो मेरा हो जाने से मेरा राइट आ जाएगा, मेरा अधिकार आ जाएगा. तो उसी अधिकार के बारे में बात हो रही है. उसी को डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी में इंपॉर्टेंस दिया गया है. Thus, if the position is taken through unfair means, अच्छा अगर कोई अनफेयर माने गलत तरीके से, there is no delivery of the goods. Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or putting the goods in the possessions of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf. माने ओरिजिनल बायर भी रिसीव कर सकता है, बायर के बिहाफ में कोई और भी रिसीव कर सकता है एज पर द सिचुएशंस. अगर बायर ने बोला है तो तीन तरह से होता है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव. ये चीज पहले भी आपके साथ मैंने बातचीत किया. एक्चुअल डिलीवरी, मैंने एक्चुअली सेल ऑफ गुड्स के स्टार्टिंग में डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में बातचीत हो चुका था. एक्चुअल डिलीवरी क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है. अच्छा, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, सेक्शन 31 कहता है इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स. अगर मैंने किसी को कुछ सेल किया तो ये मेरा ड्यूटी है ना कि मैं उसको गुड्स डिलीवर करूंगा. एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम. बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक्सेप्ट करे और उसके बदले में पेमेंट करे. सिंपल ड्यूटी है ना. इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिजनेस डीलिंग के स्टार्टिंग में. 31 ये कहलाता है. सर ये तो बच्चा को भी पता है. हाँ सर, वही चीजें सिंपल होता है, कोई इतना मुश्किल वाला बात नहीं होता. जो चीज मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूं, लॉ कोई चांद में या मंगल ग्रह में तो नहीं चलता ना, हमारे सोसाइटी में ही चलता है, पृथ्वी में ही चलता है. तो चांद और मंगल में तो नहीं चलता है, यहीं पर चलता है. तो यहाँ पर जो भी हम लोग देखते हैं ना हमारे नॉर्मल सोसाइटी में, अगर आप सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हो आप हर बात समझ सकते हो. जुड़े हुए रहना पड़ेगा कि समाज कैसे चलता है, कॉन्शियसली जीना, कॉन्शियसली जीना. ऐसा नहीं अपने वो कुछ होता है ना अपने ही धुन में. ऐसे हिंदी में कहावत है, बोलते हैं कि मोती सिंह बन के रहे. मोती सिंह मैंने जो अपने ही अंदर खोके रहते उसको बोलते हैं. नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ऐसे बोलते हैं, अपने मन में मोती सिंह होके बनाए. ठीक है. तो मतलब बेसिकली जब कोई इंसान अपने ही मन के अंदर खोया रहता है, सोसाइटी का कोई खबर नहीं है, सारा दिन अपने मोबाइल में अपने ही चीजों में बना है, दुनिया जाए बाढ़ में, उनको मुश्किल हो जाएगा. मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल में बने मत रहो, मोबाइल में भी बने रहो, बट मैं बोलता हूँ ना अपना नजरिया थोड़ा सा करो. देखना इजी लगेगा. एजुकेशन इज नॉट वेरी टफ सर. हर चीज जिंदगी से जुड़ा हुआ है. बस उस जुड़ा हुआ चीज को वो थोड़ा बिखरे हुए आपके लिए, आप लोगों के लिए वो चीज क्या है, बिखरा हुआ है, उसको थोड़ा सा क्या है ना जोड़ना पड़ेगा. पजल्ड है, उसको सॉल्व करना. यू नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ पता है. ऐसा नहीं कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो सब आपको पता नहीं है, सब पता है आपको कैसा होता है. मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, या जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या ये सब आउट ऑफ वर्ल्ड है? नहीं, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है, आप लोगों की आंखों के सामने है. हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि आप लोग कभी छोटे हो, शायद हर तरह का एक्सपीरियंस नहीं किए हो, पर अल्टीमेटली जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? मैं, टीचर, कोई और टीचर नहीं. एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर. इससे बड़ा टीचर ना तो कभी था, ना तो कभी है, ना तो कभी होगा. सर ये क्या बात हो गया? हाँ सर, इंसान अपने एक्सपीरियंस से जो सीखता है ना, उससे बड़ा शिक्षक नहीं होता. इसलिए अपने एक्सपीरियंस को मौका दो. ओके सर, दे देंगे, आपने कह दिया. आगे बढ़ते हैं सर. सेक्शन 32, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस. कॉन्करेंट माने होना ही है, एक होगा तो दूसरा होगा, नहीं होगा तो गलत होगा, नहीं होगा तो गलत होगा. Unless otherwise agreed, delivery of the goods and payment of price are concurrent conditions. That is to say, the seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for the price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for the possession of the goods. It's a very simple business thing. It's a very simple business thing. खरीदार को पैसा देना है,
और गुड्स प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को अपना गुड्स या सर्विस देना है उनको। बाकी एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डील करेगा, इसलिए बोला अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मैंने अगर कोई स्पेशल टर्म्स कंडीशन होगा तो उसको तो फॉलो करना ही है, लेकिन इन जनरल अगर गुड्स डिलीवरी कर, मतलब पैसा पेमेंट होगा तो डिलीवरी करो, डिलीवरी हो गया तो पेमेंट करो, जैसा सिचुएशंस बनेगा करना है। कौन करेंट है इसके लिए, तो क्या बताओ सोचो। अगर एलियन भी आएगा उसको भी समझाएंगे तो वो भी समझ जाएगा शायद। सर आपको कैसे पता? नहीं पता नहीं है एलियन को क्या समझ आता है, पर शायद समझ जाए। अच्छा, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में कुछ नियम है। कैसे नियम है? 33 से 41 में बोला है। सर क्या बोला है? 1930 गुड्स एक्ट में बोला है। सर क्या बोला है? कि पार्ट डिलीवरी पॉसिबल है, पार्ट में डिलीवरी पॉसिबल है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पॉसिबल है। कैरियर को, कैरियर या वेयरविंगर माने पोर्ट में होता है वेयरविंगर, एंड कैरियर माने बेसिकली ट्रांसपोर्टर, उसे भी डिलीवरी किया जाता है। अच्छा, पार्ट डिलीवरी बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, गुड्स इन पोजीशंस ऑफ ए थर्ड पार्टी, ठीक है। एंड इधर क्या बोले, डिटेरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। माने ये बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स में कुछ नियम हैं जो आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि सेक्शन 33, चलो एक एक करके बताते हैं, फटाफट सुन लेते हैं। पहले भी बोला फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 33 कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf। माने वही बात है, डिलीवरी ऑफ गुड्स माने जो चीज बिक गया, जो चीज ऑलरेडी सेल हो चुका है, उसका ओरिजिनल ओनर को दे दो, जिसने खरीदा है उसको दे दो, या फिर अगर ओनर नहीं खरीद सकता, ओनर के बिहाफ में जो है उसको दे दो। दिस वेरी सिंपल डिलीवरी 33, ये उसका नियम है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी माने एक साथ में पूरा डिलीवरी नहीं होगा, पार्ट बाय पार्ट डिलीवरी होगा। अच्छा, हो सकता है पेमेंट पूरा कर दो, डिलीवरी पार्ट में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट पार्ट पार्ट होगा, डिलीवरी भी पार्ट पार्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी पार्ट पार्ट में होगा, पेमेंट एक बार में होगा, पेमेंट पार्ट पार्ट में होगा, डिलीवरी एक बार में होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वही बता रहे, सर्टेन गुड्स लाइंग एट रैफ माने पोर्ट में, सोल्ड इन ए लॉट, द सेलर इंस्ट्रक्टेड द वेयरविंगर to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away part. Hence there was delivery of the whole। मैंने अगर पोर्ट में जो गोडाउन होते हैं ना, उसे वेयरफिंगर बोलते हैं। दिखा देता हूँ आपको वेयरफिंगर के साथ। ये बिजनेस स्टडीज में बचपन में पढ़ा जाता है ऐसे। देख लो, गूगल से भी देख लो, आजकल तो एआई करके भी दिखा देता है। वेयरफिंगर इज ए पर्सन और ओन्स एंड मैनेज रफ to receive goods and merchandise that are to be delivered to consignment, ठीक है। the term वर्पिंग प्रोनाउंस्ड होर फिंगर, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। so archaic term बता रहे हैं, so ओर फिंगर, ओके। और ओर is a place where ships and boats can dock, ठीक है। और is a place where ships and boats can dock, or for also called docks or piers, ऐसे भी बोलते हैं, dock भी बोल सकते हैं। So they are made of wood and act like a sidewalks, making it easy for people, cargo and supplies to enter and leave a boat, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं घाटुवाल। क्या बोलते हैं? घाटुवाल। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एआई बता रहा है, ठीक है। एआई ने बताया, आप लोग भी पढ़ सकते हो। चलो जो भी है, ये सब बचपन वाला चीज रहा, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा जाता है। जो भी हो, तो भी बता रहे हैं कि अगर डॉक में गुड्स पड़ा हुआ है या लॉट में, द सेलर इंस्ट्रक्टेड दी फिंगर टू डिलीवर देम टू द बायर who had paid for them and the buyer thereafter accepted them and took away part। उसको एक्सेप्ट कर लिया और पार्ट लेके गया, एंड देयर इज डिलीवरी, इसको बोलेंगे पूरा डिलीवरी हो गया। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी 34 में कहा है, बाकी बाद में लेके जाएगा। buyer to apply for a delivery apart from any express contract, the seller of goods is bound to deliver them until the buyer applies for delivery। अगर कोई स्पेशल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस माने लिख के बोलो या मुंह में बोलो, एक्सप्रेस माने क्या?
एक्सप्रेस मैंने एक्सप्रेस करो, अपना जो भी है उसको एक्सप्रेस करो। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। अगर बायर नहीं बोलेगा तो सेलर को कैसे पता रहेगा कि ये कैसे करना है? हो सकता है बायर खुद आके लेके जाए। इसलिए एक्सप्रेसली अगर बोला गया है वो अलग बात है कि मैं सिचुएशन ऐसा है कि उसको माना जाएगा कि हाँ ये एक्सप्रेसली डिसाइडेड, कि मतलब सिचुएशन ही ऐसा है कि वो डिलीवरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन कॉन्सेप्ट है किसी किसी केस में कि यहाँ पर बायर नहीं जाएगा सेलर के घर में। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीदते हैं सर बात को सुनो, एक्सप्रेस कैसे है? अब अगर फ्लिपकार्ट में कुछ चीजें खरीदेंगे तो क्या फ्लिपकार्ट की दुकान में जाके लेके आएंगे कि फ्लिपकार्ट हमारे घर में डिलीवरी करेगा? क्या किसी ने फ्लिपकार्ट की दुकान देखी हो कभी आज तक? अरे अगर हम फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो क्या फ्लिपकार्ट हमारे घर में डिलीवरी करते हैं कि हम लोग फ्लिपकार्ट के ऑफिस में जाके लेके आते हैं? बात समझे कि नहीं? क्या वो किसी का अनम्यूट हुआ था? बोलो समझ में आया कि नहीं, इतना तो बोलो। हाँ सर। है सर। तो बेसिकली वो एक्सप्रेस हुआ ना, फ्लिपकार्ट भी खरीदेंगे इसका मतलब यही है कि फ्लिपकार्ट मेरे घर में डिलीवरी करेगा। इसके लिए मुझे फ्लिपकार्ट को बताने का जरूरत नहीं है कि हे फ्लिपकार्ट डिलीवरी करो। ठीक है, इसलिए बोला अपार्ट फ्रॉम एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड इज नॉट बाउंड टू डिलीवर। अच्छा नॉर्मल केस में मानो एक नॉर्मल दुकान में जाते हैं और प्रोडक्ट खरीद के आ जाते हैं और तो उसको लेके नहीं आते और मन में ये सोचते हैं कि दुकानदार मेरे को डिलीवरी करेगा। नॉट पॉसिबल। ठीक है, मानो आपके घर के बगल में कोई वस्त्रालय है, ठीक है, जहां पर आप जाते हो, जीन्स टी शर्ट परचेस करते हो, पैसा दे देते हो और दुकान में ही रख के आ जाते हो, तो क्या दुकानदार एज्यूम कर लेगा कि मुझे मुझे डिलीवरी करना है बोल के? नहीं ना, यही बात है। 35 में बोला है सिचुएशन वाइज अप्लाई बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अगर एक्सप्रेस सिचुएशन नहीं है तो बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी, ऑब्वियसली एक प्लेस तो होगा ना जहां पर बायर सेलर डिसाइड करेगा कि हम लोग इस प्लेस में लेंगे, तुम्हारे घर पे या मेरे घर पे। वेरी सिंपल। 36 सबसेक्शन 1 टाइम ऑफ डिलीवरी, ऑब्वियसली डिलीवरी का एक रीजनेबल टाइम होगा। हर चीज का एक रीजनेबल टाइम होता है। अच्छा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टेड है पहले से वो हो सकता है, जैसे बड़े बड़े बिजनेस में तो रात को 2 बजे भी गाड़ी खाली होता है ना इंडस्ट्री में, बट नॉर्मली एक रीजनेबल टाइम होगा। सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 गुड्स इन a possession of a third party, where the goods at the time of sale are in the possession of a third person, there is no delivery unless and until the third person acknowledges to buyer that he holds the goods on his behalf, provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title of goods। 36 subsection 3 अगर कोई गुड्स थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है, कोई तीसरा बंदा, तो इसलिए बोला हुआ है द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ ए थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल वो तीसरा बंदा एक्नॉलेज नहीं करता बायर को दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। पता कैसे चले? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। 36(4) time of tender of delivery, demand or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour। What is reasonable hour is a question of fact। मैंने किस टाइम पे करना चाहिए डिलीवरी को उसके बारे में रीजनेबल आवर का बात कहा गया है लॉ में। अब रीजनेबल आवर बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। एक्सपेंस फॉर डिलीवरी, अब ये भी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी कॉस्ट कौन देगा? सेलर देगा कि बायर देगा? डिपेंड करता है बिजनेस के डील के ऊपर। कुछ नहीं हो तो सेलर ही देगा। Expense of an incidental or putting the goods into deliverable state must be borne by the seller in the absence of a contract to the contrary। अगर बायर को देना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से है तो बायर ही देगा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो सेलर को देना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाएगा, 37 सबसेक्शन 1 में बोला है अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाएगा तो सेटलमेंट करना पड़ेगा। सिंपल बात है। या तो बाद में क्रेडिट नोट बना के दे दो कि भाई मैंने ज्यादा दे दिया, नेक्स्ट डिलीवरी में एडजस्ट कर लेंगे, या फिर रिफंड करो कि ज्यादा दे दिया उसको रिटर्न करो।
रिटर्न पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट पेमेंट में एडजस्ट करो, है ना। ज्यादा दे दिए तो डिलीवरी में दे दिए तो नेक्स्ट पेमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, अगर कंटिन्यूअस बिजनेस है तो। अगर कंटिन्यूअस बिजनेस नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट कभी कभी रॉन्ग चीज डिलीवरी कर देता है, बाद में डिलीवरी बॉय आके प्रोडक्ट को वापस लेके जाता है और आपके अकाउंट में वापस रिफंड करता है। ऐसा होता है सर। एक बार मेरे साथ अमेजन में हुआ था, ड्राई फ्रूट्स ऑर्डर किए थे, जो किए थे उसका उल्टा आ गया। किए थे मामरा गोली, माने आमंड का इंडियन वर्जन, उसको मामरा गोली बोलता है। किया था मामरा गोली, आ गया अंजीर। आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, शायद जानते होंगे। वेरी गुड फॉर हेल्थ, आप सबको खाना भी चाहिए। अंजीर आ गया था, तो मैं फिर से फ्लिपकार्ट को, अमेजन को बोला कि देखो मैंने ऑर्डर दिया था अंजीर, आपने मेरे को भेजा, सॉरी, ऑर्डर दिया था मामरा गोली, मैंने आलमंड का जो इंडियन वर्जन है, आपने मेरे को अंजीर दिया। फिर जब मेरे को मैंने रिक्वेस्ट डाला तो मेरे को वापस वो मामरा गोली या अमाउंट जो है वो देने के लिए आया। मैं उसको अंजीर रिटर्न कर रहा, तो मेरे को बता रहे नहीं सर, ये फूड प्रोडक्ट है, ये एक्सपायरेबल में है, डिलीवरी के बाद रिटर्न नहीं होता एज पर कंपनी पॉलिसी। तो मैं बोला तो फिर क्या इसका पेमेंट करना पड़ेगा? बोला नहीं सर, ये आपका गलती नहीं है, हमारा गलती है, आप इसको रख लो, खा लो। समझ गए सर, गलती अमेज़न का था, इसलिए मैंने अमाउंट को भी रख लिया। अमाउंट तो मुझे वो रिप्लेस किया और अंजीर में रख लिया। मैंने नहीं रखा, कंपनी का डिलीवरी वाले वालों ने बोला कि सर ये फूड प्रोडक्ट है, ये नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है, तो अंजीर मेरा हो गया। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ सर। अच्छा इतना तो बताओ, समझ में आएगी नहीं? जरूरी थोड़ी है कि सबके साथ सब हो जाएगा। ए, बोलो सर बोलो। ठीक है जी, हो जाएगा सर। हाँ सर, आवाज नहीं आया। हाँ सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अच्छा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, ये तो समझ में आ गया, सेक्शन 38 बोलता है, मैंने डिलीवरी पार्ट पार्ट में होगा इंस्टॉलमेंट में, बहुत केस में। डिलीवरी टू कैरियर, कैरियर मैंने ट्रांसपोर्टर को, है ना। 39 सबसेक्शन 1 सेक्शन थोड़ा याद रखना है। अच्छा, डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, ट्रांजिट में अगर कोई प्रोडक्ट में कोई डिटोरिएशन आ जाए, मैंने कुछ गड़बड़ हो जाए, तो क्या होगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ट्रांजिट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका जिम्मा कौन उठाएगा, कौन लेगा इसका? केने पे, दायित्व केने पे। हाँ सर, केने पे दायित्व। सेक्शन 40 कहता है कि वी सोल्ड क्यू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आयरन रॉड व्हिच वर टू बी सेंट बाय ए प्रॉपर वेसल, मैंने जहाज में भेज रहा है भाई वेसल। इट वाज रस्टेड बिफोर इट रीच द बायर, मैंने उसमें ना, तो रस्टेड मैंने समझते हो ना, अरे बांग्लाতে বলি আমরা মোর্চা, मोर्चे, मोर्चे की বলে हिंदी में? पता नहीं सर। लाल हो जाता है ना उसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको? बंगाली में हम लोग मोर्चे बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या कहता है, सर्च करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा हिंदी वोकेबुलरी इतना भी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रांग। ठीक है सर, जो भी हो, समझ गए आप लोग ना। लोहा के साथ ऑक्सीजन का क्या होता है, वो हवा में वो थोड़ा सा उसके ऊपर लाल लाल कर जाता है, वही बता रहा है। तो रस्टेड बिफोर इट रीच द बायर, द रस्ट ऑफ द रॉड वाज सो मिनिमल एंड वाज नॉट इफेक्टिंग द मर्चेंटेबल क्वालिटी, मैंने कभी लोहा में नॉर्मली होता है, ठीक है, तो इतना मिनिमल है कि वो ऐसा नहीं कि बिकने लायक हालत में नहीं है, एंड द डिटोरिएशन वाज नॉट नेसेसरली इंसिडेंटल टू इट्स ट्रांसमिशन। इट वाज हेल्ड दैट द क्यू वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, मैंने क्यों नहीं बोल सकता भाई, लोहा में मैंने मोर्चा क्यों गिर गया, ठीक है, या लाल क्यों हो गया इसके ऊपर, तो ये लोहा का नेचुरल है। मैंने तेल ऑर्डर करोगे बिजनेस के लिए, तो तेल थोड़ा बहुत लीक तो होगा, है ना, थोड़ा बहुत लीक तेल तेल तो होता है ना, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग के लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस।
क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल लॉस। अगर कोई ग्लास का प्रोडक्ट कोई ऑर्डर करता है बिजनेस के लिए, थोड़ा बहुत एक आध कांच तो टूटेगा, कपड़ा एक आध तो फटेगा, एक आध कपड़ा फटता है, वो नॉर्मल लॉस है, मैनेज करना पड़ेगा। हर बात में चै चै टै करने से नहीं बिजनेस नहीं होता। एक कपड़ा क्यों फट गया, कौन देगा, ठीक है कौन? नॉर्मल लॉस को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ हो जाए तो बिल्कुल उसका क्लेम कर सकते हो। बायर भी कर सकता है सेलर पे, या ट्रांसपोर्टर पे भी किया जा सकता है। लेकिन छोटा मोटा जो है ना सर, वो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं मार्चेंटेबल क्वालिटी। क्या बिकने लायक हालत में है? इफ आंसर इज यस, देन इट्स ओके, प्रोसीड करो। अच्छा, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बायर को ना खरीदने से पहले गुड्स को देख के लेने का पूरा अधिकार है, और देख के ही लेना चाहिए। When the goods are delivered to the buyer who has not previously examined them, he is entitled to reasonable opportunity for examining them in order to ascertain whether they are in conformity with the contract. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था, क्या वैसा ही मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है? Unless otherwise agreed, the seller is bound on request to afford the buyer reasonable opportunity for examining the goods. बिल्कुल एकदम सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कोई दौरा नहीं है, सेक्शन 41 कहता है। ठीक है, ऐसा नहीं नहीं नहीं, जो बात हो गया तो हो गया था, मैंने गाड़ी बेच दिया, आपको लेना ही पड़ेगा। सेलर लोग ऐसे बोलते हैं कभी कभी डुप्लीकेसी प्रॉफिट के लिए, लेकिन बायर के पास राइट है, उसका वो राइट नहीं छीन सकते। सेक्शन 42 कहते हैं रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज लाइक, जैसे मानो the buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them, or when the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, or when after the lapse of reasonable time he returns the goods without intimating to the seller that he has rejected them. मतलब बात ऐसा है कि कोई चीज आपने खरीदा, और खरीदने के बाद आपके मन में चल रहा था कि मैं रिजेक्ट करूंगा, फिर टाइम बीत गया, आपने कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेड हो गया है। रिजेक्शन का भी एक टाइम पीरियड होता है, तो अगर एक सटीक टाइम पे रिजेक्शन नहीं होता है ना, तो रिजेक्शन भी कैंसिल हो जाता है। इसलिए बोलता है कि acceptance is deemed to take place when the buyer intimates to the seller that he had accepted the goods. जब आपने बोल दिया it's okay, मैं accept कर लिया। Does any act to the goods which is inconsistent with the ownership of the seller and written, माने बेसिकली आप गुड्स के साथ ऐसा कुछ कर लेते हो कि वो बाद में रिटर्नेबल हालत में नहीं है। सिंपल बात है, मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, ठीक है, तीन चीजें एक्सेप्टेंस का। चलो एक सिंपल एग्जांपल बड़ा आपको हेल्प कर सकता है। मिंत्रा से या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, चलो मैं कपड़ा में ही बोलता हूँ, क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, क्या लिया जाए? कोई टी शर्ट जीन्स कुछ भी लेते हैं, जैकेट। जैकेट कहाँ है सर? जैकेट मिला है। से फॉर एग्जाम्पल आप मिंत्रा से कोई और कुछ ऑर्डर करते हो, और ये जैकेट मानो खरीदने के बाद इसका टैग छीन लिए सर, मैंने बेसिकली फाड़ दिए। टैग होता है ना प्रोडक्ट का, तो इसका जो टैग है ये आपने फाड़ दिया, तो बेसिकली कंपनी और रिटर्न नहीं लेगा, लेकिन इसको रिटर्न करने का एक टाइम पीरियड होता है। से फॉर एग्जाम्पल 7 दिन का, इजी 7 days रिटर्न एंड एक्सचेंजेस। 7 दिन के अंदर अगर सब कुछ ठीक ठाक है, रिटर्न करो, रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर 7 दिन बीत गया, आपने कुछ नहीं बोला, तो सेलर क्या समझेगा? एक्सेप्टेड है। या फिर आपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा कर लिया जो बाद में सेलर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये आपको मैं सिंपल तरीके से बोला। बड़े बड़े B2B केस में, बिजनेस टू बिजनेस केस में, सिमिलर कोई चीज पैकेट काट दिया या फिर उस सिमिलर लॉट से कुछ चीज सेल कर दिया, तो बिल्कुल वो बात और नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेड है। डीम्ड टेक प्लेस, डीम्ड माने लो मान लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। 43, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स unless otherwise agreed, where goods are delivered to the buyer and he refuses to accept them, having the right so do,
he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them. रिजेक्ट करने के लिए इतना काफी है कि आप उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो दैट इज मोर देन एनफ ये रिजेक्ट है। रिजेक्टेड गुड्स को रिटर्न करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का नहीं है, बस इंटीमेट कर दो सेलर को कि मैं इसको नहीं लेना चाहता। बाकी आप लोग अपने बीच में डिस्कस कर लो कि भाई कौन उसको वापस करेगा, बायर करेगा कि सेलर करेगा। ठीक है, तो बायर नॉट बाउंड, रिजेक्टेड गुड्स को रिटर्न करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का नहीं, सेलर का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी के हिसाब से डील होगा कि सेलर अगर वो रिजेक्टेड होगा तो सेलर अपने पैसे से उसको वापस लाएगा। सेक्शन 44, liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods. When the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take delivery, and the buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods. यानी सिंपल बात है, जिस टाइम पे बायर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए था डिलीवरी को रिसीव करने के लिए, उस टाइम पे बायर रेडी नहीं था और सेलर को उसको रखने के लिए अपना खर्चा से, अपना सिक्योरिटी से रखना पड़ा, और जो भी खर्चा या केयर या कस्टडी सेलर को बायर की चीज कारण करना पड़ा, वो खर्चा सेलर बायर से उठा सकता है। इसीलिए बोल रहा है कि बायर अगर कभी भी अपने गुड्स को रिसीव करने में, डिलीवरी को एक्सेप्ट करने में नेग्लेक्ट करता है, उसके कारण सेलर का कोई लॉस होता है तो उसका डैमेज बायर को भरना पड़ेगा, ये और क्लेम सेलर कर सकता है। दैट्स इट। तो सर ये हो गया डिलीवरी ऑफ गुड्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी मैटर। मैं आशा करता हूँ कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं सर, हर पॉइंट पे बात किया। आप लोगों को घर पे मेरे हिसाब से तो पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा ना, मुझे नहीं लगता, और पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, और इतना गारंटी, अगर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हो और टेस्ट के लिए रेडी हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता और कोई दिक्कत है। बस एक टॉपिक सेलर के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अनपेड सेलर, ये बोलने से आई थिंक सारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दिन ही बोलूंगा सर, आज शायद ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास एक्स्ट्रा दे दूंगा सर, उस दिन मैं आपको अनपेड सेलर बता दूंगा। जिन लोगों का सामने एग्जाम है उनके लिए दूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास, पट कर लेना। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। बाय, फिर गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर।